सिंगल एंट्रीज अगेन वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो क्लास में आधा एक घंटे में रिविजन आई डोंट थिंक वुड डू जस्टिस टू द टॉपिक. सिंगल एंट्री इज मोर एंड मोर अबाउट प्रैक्टिस. करेक्ट. मतलब आप कितने अलग अलग वेराइटी ऑफ सम्स में कितने अलग अलग एडजस्टमेंट्स देख के सब चीज़ें बना पाते हैं, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है. ऐसा नहीं है कि 4 जर्नल एंट्री है कुछ में, तो इनफैक्ट सिंगल एंट्री में थियरी भी नहीं लिखाया रहेगा, उसमें तो वो अलग अलग अकाउंट्स बनाने होते हैं. बेसिकली आपको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट पे कंट्रोल चाहिए कि कैसे उससे रिलेटेड लाइन आइटम्स हम ढूंढेंगे और उनकी वैल्यूज़ को लिखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं उसी बेसिक नॉलेज के साथ ही विद सिंगल एंट्री. देखिए क्या दिया है. फर्स्ट सम हम कर चुके थे गाइस, जिसमें 11th स्टैंडर्ड वाला जो मेथड था वो था. अभी सेकेंड वाला सम जस्ट आपको रिकलेक्ट करवा दूं तो हम क्या करते थे, टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स, ऐसे बहुत सारे लेजर अकाउंट्स बनाते थे हम सिंगल एंट्री में. करेक्ट. कि ट्रेडिंग पीएनएल में जो भी जाने वाली लाइन आइटम्स है उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन ढूंढ सकें. 2 सम है यहाँ पे बेस्ड ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स. वो 2 सम्स करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से रिविजन होएगा. कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ स्क्रीन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रिटेल बिजनेस ऑफ श्रीनिवास एज अ 31 दिसंबर 2015. बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको. यू आर फर्निश विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कि 20% गुड्स किस पे बेचते हैं. सॉरी, सेल्स इज गुड्स एट द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स. तो सेलिंग प्राइस पे 20% रहता है. गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट एंड क्रेडिट कस्टमर्स पे बाय चेक ओनली. पेमेंट्स फॉर परचेजेस आर ऑलवेज मेड बाय चेक्स. तो इसमें कैश परचेजेस जैसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. मतलब इन द सेंस पेमेंट हमेशा चेक से हो रहा है. इट इज द प्रैक्टिस ऑफ श्रीनिवास टू सेंड टू बैंक एवरी वीकेंड द कलेक्शंस ऑफ द वीक आफ्टर पेइंग एवरी वीक. कितना क्लर्क को सैलरी 300, सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑफ 50 एंड पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ₹100. एनालिसिस ऑफ द बैंक पासबुक फॉर द 13-week पीरियड एंडेड 31 मार्च. तो 13 वीक्स कैसे, उसने ऊपर 31 दिसंबर की बैलेंस शीट दी हुई है, वहां से लेकर 13 वीक्स क्या होता है 31 मार्च होता है. यार एवरी मंथ में 4 वीक हो गए ना यार, तो 3 महीने में 12 वीक प्लस वो 2-3 दिन बचते हैं, उसको मिला के 1 वीक, 13 हफ्ते हो गए. और अमाउंट्स डिपॉजिटेड इन बैंक इंक्लूड 30,000 रिसीव फ्रॉम डेटर्स बाय चेक्स. कितना है 1,25,000. द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस. स्टॉक, डेटर्स और क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया है. On the evening of 31st March, the cashier absconded with the available cash in the cash box. There was no cash deposit in the week ended on that date, क्योंकि obviously वो लेके भाग गया. You are required to prepare a statement of loss showing the amount of cash defalcated by the cashier and show a profit or loss account for the year ended 31st March 2016 and the balance sheet as on that date. तो अगर आप solution देखेंगे तो आपको क्या बनाया है, एक तो ट्रेडिंग पीएनएल बनाया देख रहे हैं, और एक यहां पे बैलेंस शीट. ये तो अपना स्टैंडर्ड हो गया है ना, यही तो अपना फाइनल सोल्यूशन है. अभी इसको सपोर्ट करने के लिए एक चीज क्या बनाई है, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कैश डिफॉल्टेड. मतलब कितना कैश वो चोरी करके गया वो कंप्यूट करना पड़ेगा. इसको अगर आप चाहते तो आप एक लेजर फॉर्मेट में भी बना सकते थे. ठीक है. फिर उसके बाद नीचे उसने क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया है टू कंप्यूट क्रेडिट परचेजेस. फिर उसने टोटल सेल्स का इंफॉर्मेशन कि कितनी है सेल्स वो कंप्यूट करने को, क्योंकि प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स दिया है कि नहीं दिया है, तो इनडायरेक्ट वे में सेल्स ढूंढेगा यहाँ से. और फिर कितना क्रेडिट सेल्स है वो यहाँ से ढूंढेंगे, और कैश सेल्स यहाँ ढूंढेंगे, और क्लोजिंग बैंक बैलेंस यहाँ ढूंढेंगे. देख रहे हैं सब लोग. हाँ, बैंक का उसने यहाँ पे अकाउंट बनाया और कैश के लिए उसने यहाँ पे ये वर्किंग बनाई है. देख रहे हैं ना सब लोग. तो अपने को क्या करना है, अभी एक एक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है क्वेश्चन में, उसको ये सब जगहों पे अपने को इनपुट करना है. सबसे पहले जैसे श्रीनिवास का कैपिटल दिया है 1 लाख. तो गाइज ये कैपिटल कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे टॉप पे जो मेरा ओपनिंग कैपिटल है. पहले तो पीरियड समझ लो, ये अकाउंटिंग का ये पीरियड है 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016 तक का. हमें 31 दिसंबर 2015 की बैलेंस शीट दी हुई है, वो साल खत्म हो गया. अभी हम 3 महीने की अकाउंटिंग कर रहे हैं. कितने महीने की कर रहे हैं, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च. ठीक है. तो चलिए ये हमने लिखा 1 लाख.
उसके बाद लाइबिलिटीज फॉर गुड्स कितनी है 20,500, तो ये मेरा क्रेडिटर्स हो गया कि नहीं हो गया? गुड्स के लिए कितना पैसा देना बाकी है 20,500, तो ये मैंने जो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया था मेरे हिसाब से, तो उसमें जाके मैं क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,500 लिख सकता हूँ। देखा सबने? सब लोग मेरे साथ साथ हैं यहाँ पे? नेक्स्ट, उसके बाद रेंट कितना देना बाकी है? 1,000 रुपीज देना बाकी है। हमने रेंट से रिलेटेड अभी हम लोग कुछ हर महीने रेंट पे कर रहे हैं ना गाइस? देखा आपने, अपन ने कुछ रेंट का भी एवरी मंथ पेमेंट कर रहे हैं क्या? नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, रेंट से रिलेटेड आपको आगे कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया है क्या? कहाँ पे मिल रहा है मेरे को? मैं क्यों मिस कर रहा हूँ? अच्छा हाँ, पेमेंट्स ऑफ रेंट अप टू 31 मार्च कितना है? 4,000। ठीक है, सॉरी, ठीक है, 1,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग था और 4,000 रुपीज का हमने पेमेंट किया है, करेक्ट? और इसमें कहीं पे भी कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया है क्या रेंट के बारे में? एक सेकेंड ना, मैं आपको बता देता हूं क्या हो रहा है। 1,000 रुपया 31 दिसंबर को आउटस्टैंडिंग था, देख रहे हैं? अब इसके अलावा रेंट का कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या? नहीं, बट बैंक की पासबुक में लिखा है कि हमने कितना रेंट का पेमेंट किया है 31 मार्च तक? 4,000। देख लो, और कहीं पे भी कुछ भी दिया है क्या? नहीं। तो अभी ये भी नहीं बोला ईयर एंड पे कुछ आउटस्टैंडिंग है या कुछ है, तो ये 4,000 में से मैं एक क्या अज्यूम करूंगा? 1,000 रुपए तो पहले का जो आउटस्टैंडिंग था वो रीपे हुआ होगा, 3,000 अभी का खर्चा है ना? तो यहाँ पे देखिए दो जगह पे इसका इम्पैक्ट जाएगा, कैसे वो देख लीजिए। एक तो रेंट मैंने पीएनएल में डाला 3,000, क्यों 3,000 डाला? इवन दो पेमेंट हुआ है 4,000 का, 1,000 तो पुराना है कि नहीं है, तो वो करंट ईयर का खर्चा, करंट पीरियड का बोलना चाहिए, ईयर नहीं, अभी तो 3 महीना देख रहे हैं ना, तो मुंह से करंट ईयर निकल जाए तो माफ करना, मैं बात कर रहा हूँ जैन फेब मार्च की, हाँ या ना? करंट पीरियड का खर्चा नहीं है वो लिखा, और ये पेमेंट हुई है तो पैसा गया रहेगा, तो ये बैंक बैलेंस में, मतलब बैंक अकाउंट में अपना क्रेडिट साइड पे बाय रेंट। बट ये तो पूरा 4,000 लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? पेमेंट तो 4,000 की हुई है ना, तो बैंक अकाउंट से रोकड़ा जाएगा 4,000, बट खर्चे की लिस्ट में कितना जाएगा? 3,000। वो जो 1,000 रुपया लाइबिलिटी अब वो खत्म हो जाएगा। अब बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो लाइबिलिटी साइड पे कुछ रेंट अपीयर कर रहा नहीं है। सबको समझा? पक्का? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फर्नीचर दिया है 10,000 का। फर्नीचर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है क्या कहीं पे? मुझे भी नहीं लग रहा है इसमें है। तो फर्नीचर सीधा देखो क्लोजिंग में आ गया 10,000, कुछ डेप्रीसिएशन वेप्रीसिएशन भी दिया हुआ नहीं है। फर्नीचर के बाद स्टॉक दिया हुआ है 70,000, ये तो मेरा ओपनिंग जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक यहां पे जाके लिख दिया, करेक्ट? चलूं आगे। 31 दिसंबर का क्लोजिंग विल बी 1 जैन का ओपनिंग। डेटर्स दिए हुए 25,000, ये भी मेरे लिए ओपनिंग डेटर्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये डेटर्स अकाउंट में जाके लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है, तो ये दोनों उनकी रिस्पेक्टिव वर्किंग्स में चले जाएगा। जैसे बैंक का ओपनिंग यहाँ पे आ गया 14,500, और कैश का वो जो कैश एब्सकॉन्डेड वाला जो वर्किंग बनाया है उसमें लिख दिया कैश बैलेंस ओपनिंग कितना है? 2,000। प्लीज बताइए, सबको समझा? ये अगर आप कैश के अकाउंट फॉर्म में भी बनाते तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। समझ रहे हैं सब लोग? गाइज, ये स्टेटमेंट फॉर्म में बनाने की बजाय आप इसको इसमें भी बना सकते थे, कैश के अकाउंट फॉर्म में, तो भी काम चल जाता। नेक्स्ट, श्रीनिवास सेल्स इज गुड्स आर, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बाद में देखते हैं। अभी वो क्या बोल रहा है कि एवरी वीक सारे कलेक्शंस कहाँ भेज देता है? बैंक, जिसमें 300 रुपीज क्लर्क को पे करता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस पे करता है 50 रुपए के, और पर्सनल एक्सपेंसेस कितने रुपए के? 100 रुपए के। पहले तो क्लर्क की सैलरी 300 रुपया पर महीना, इनटू कितना महीना? 13 मंथ्स हो गया कि नहीं हो गया? तो गाइस कितना हो गया? 3,900 हो गया। तो ये 3,900 मैंने मेरे खर्चे में लिखा है या ना? 13 महीना, और साथ ही साथ मैंने वो कैश में से भी लेस किया कि नहीं किया? सैलरी टू क्लर्क। डू यू गाइस एग्री? अगर कैश अकाउंट बनाया होता तो पेमेंट साइड पे लिख देता बाय सैलरी टू क्लर्क। आगे चलता हूं। 50 रुपया सन्ड्री एक्सपेंसेस है, उसका भी सेम ट्रीटमेंट आएगा। 50 इंटू 13 महीना कितना हो गया? 650। कैश में से लेस किया और पीएनएल में डेबिट कर दिया। किसी को कोई आपत्ति विपत्ति है इसमें?
फिर 100 रुपए के उसके पर्सनल एक्सपेंसेस थे, ये ड्रॉइंग्स हो गए कि नहीं हो गए, कैश में से तो माइनस किया 1300, हाँ या ना। और दूसरा इफेक्ट, इंस्टेड ऑफ डूइंग पीएनएल में डेबिट जैसा हमने पिछली दो आइटम्स को किया, हमने कैपिटल में से लेस किया कि नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, ड्रॉइंग्स। क्या है, सबको समझा, पर्सनल एक्सपेंसेस सोच के एक्सपेंस वर्ड की वजह से पीएनएल में डेबिट मत कर देना। चलिए आगे चलते हैं। पासबुक में क्या बताया, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है, 75,000। तो दो जगह जाएगा, एक तो जो हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बना रहे हैं उसमें डेबिट साइड पे जाएगा टू बैंक, आया ना, और जाएगा बैंक के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिटर्स। डू यू गाइस एग्री? नेक्स्ट, 4,000 का रेंट का पेमेंट हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। अभी कितना बैंक में डिपॉजिट किया है जो डेटर से भी आया, मिला के 1,25,000। तो गाइस अभी इसमें कैसा है, दो पार्ट है, 30,000 किससे आया है, और बाकी का फिर अपना जो कलेक्शंस वाला रहेगा वो कैश का आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो दो कलेक्शंस है, तो बैंक में हमने डेबिट किया 30,000, टू डेटर्स लिख के, आया ना, यहां पे डेबिट, डेटर्स में क्रेडिट बाय बैंक। डू यू गाइस एग्री? गाइस देखो बैंक में अभी तक हमने टोटल इस 13 हफ्ते में कितना पैसा डाला, 1,25,000, जिसमें से 30,000 किससे आया था, डेटर्स से, तो वो लिखा, और बाकी का जो हमने हर हफ्ते का वो कैश वैश करते थे वो डिपॉजिट किया होगा। राइट और रॉन्ग? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहाँ पे 30,000 वो लिखा, 95,000 ये लिखा टू कैश, आया ना, और ये कैश ऊपर कैश की वर्किंग में से माइनस भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, 95,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। डू यू गाइस एग्री? उससे कैश अवेलेबल कम होएगा कि नहीं होएगा? अरे यार एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक टू कैश। डू यू गाइस एग्री? 1,25,000 में से 30,000 की एंट्री है बैंक टू डेटर्स और 90,000 की एंट्री है बैंक टू कैश। चलो आगे, चलिए आगे चलते हैं गाइस इसी इंफॉर्मेशन के साथ। 31 मार्च 2016 को स्टॉक कितना दिया है, 40,000। तो ये ट्रेडिंग में क्रेडिट लिख दूं, बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000। किसी को कोई आपत्ति विपत्ति होगी? दूसरा इफेक्ट इसका कहां जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट में भी लिख दूं 40,000। डेटर्स 30 और क्रेडिटर्स 36,500। डेटर्स 30 बैलेंस शीट में लिखा, क्रेडिटर्स भी लिखा, और इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में देखो, क्रेडिटर्स में 36,500 क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, अरे हाँ है ना, और डेटर्स में क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया 30,000। किसी को कोई आपत्ति विपत्ति हुई है अभी तक? अरे बताओ, पक्का? चलूं आगे? ठीक है, देखता हूं सम में और क्या इंफॉर्मेशन दी है। अभी वो चोरी वोरी करके भागे, इतनी इंफॉर्मेशन सम में दी थी। ठीक है, अब गाइज हमें थोड़ा सा सम हमारा बनता हुआ नजर आ रहा है, काफी इंफॉर्मेशन हम लिख चुके हैं, बैलेंस अभी हमने फिगर आउट करना है। तो देखो अभी क्या क्या तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। आपको भी पता है परचेजेस और सेल्स के नंबर चाहिए आपको, ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? अभी आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या मैं परचेज, अरे भाई छोड़ ना, वो बैग से निकाल रहा है, व्हाई इज इट रिलेवेंट फॉर यू? हाँ नहीं नहीं, क्या बनना है तुमको? सीए बनना है यार, ऐसा बीकॉम नहीं कर रहे अपन यहाँ पे। बीकॉम कर रहे होता तो तू उसको देख, 2 मिनट बात कर, क्या निकाला, चलता। तो जैसे आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट देखा, आपको पता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। परचेजेस का नंबर नहीं है, सेल्स का नंबर नहीं है, परचेजेस के बारे में, बट आपने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया था, याद है, और बोला था कि सारे परचेजेस आर पेड थ्रू चेक ओनली, मतलब सारे कुछ भी कैश परचेजेस नहीं है। याद आया ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में से? परचेजेस में हमने ओपनिंग लिखा है, क्लोजिंग लिखा है, पेमेंट लिखा है। कैन आई डू द बैलेंस एंड फाइंड आउट मेरा कितना क्रेडिट परचेजेस है? कैन आई डू दैट? यस आई कैन। वो मैंने लिख दिया यहाँ पे 91, और ये जाके मैंने ट्रेडिंग में भी डाल दिया। डू यू गाइज एग्री हियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद मैं जाता हूं डेटर्स में। कैन आई बैलेंस डेटर्स एंड फाइंड आउट सेल्स? आई कैन, बट दिस इज ओनली विच सेल्स? क्रेडिट सेल्स है। ओवर एक्साइटेड मत हो जाना, पूरा ट्रेडिंग खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ कौन सी सेल्स है? क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स अभी भी आना बाकी है। अभी यहाँ पे इसने एक वर्किंग बनाया है कैश सेल्स कंप्यूट करने के लिए, बट उसके लिए पहले टोटल सेल्स ढूंढना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, ठीक है, उसके लिए एक वर्किंग बनानी पड़ेगी। अभी क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दिया था
कि हम गुड्स बेचते हैं 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स पे। 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स का क्या मतलब है गाइस कि 100 रुपया, सॉरी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स अ सेलिंग प्राइस। डू यू गाइस एग्री? भाई ये 100 रुपया है तो प्रॉफिट 20 रुपया है, तो ये 80 रुपया हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ है ना। अभी सेलिंग प्राइस पे 20% इज द सेम एज 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। कोई बोलेगा अरे ये कैसे? कैलसी पे 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करके देख लो, आपको समझ जाएगा 25% आया कि नहीं आया। When it is 20% of selling price is the same as 25% of, correct? ऐसे बहुत सारे रिलेशंस आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। When it would be mentioned 25% of selling price is the same as 33.33% of cost price, क्योंकि समझो ये 100, ये 25, तो ये 75 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये इसका 1/3 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, माने 30। तो ऐसे परसेंटेजेस आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? वरना आप इस पे बेस्ड भी करना चाहेंगे तो चलेगा, बट ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि कैसे कैसे और हो सकता है। तो अभी हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? हमारे पास ओपनिंग है, परचेजेस है, क्लोजिंग है, हाँ या ना? हमारे पास सिर्फ क्या क्या नहीं है? सेल्स और जीपी। तो अभी हमने क्या किया, एक वर्किंग बनाई, ध्यान से देखिए वर्किंग में क्या लिखा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो कॉग्स मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे कॉस्ट मिल गया कि नहीं मिल गया? जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट मिल गई। अभी उस पे जीपी ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? टोटल सेल्स। सेल्स अगर 100 रुपया है तो ये 20 रुपया है, ये 80 रुपया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ढूंढ सकते हो कि नहीं ढूंढ सकते हो? अरे सब समझ रहे हैं कैसे किया मैंने? ट्रेडिंग अकाउंट में अगर सिर्फ सेल्स और जीपी बाकी है और सेल्स और जीपी का रिलेशन दिया हुआ है तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट खत्म करना तो हमारे लिए एक बहुत इजी टास्क होना चाहिए। डू यू गाइस एग्री? मानते हैं ये बात? सबको समझ रहा है ये क्यों अपन ने किया? तो अभी मेरे को ये पता चला 30,000 का प्रॉफिट है और 150 का टोटल सेल्स है, हाँ या ना? गाइस ये सिर्फ कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स नहीं है, ये कौन सा सेल्स है? टोटल सेल्स। कौन सा सेल्स है? टोटल सेल्स में से मैंने यहां पे देखा था क्रेडिट सेल्स कितना है, 35,000। 151,250 में से 35 का क्रेडिट सेल्स, सॉरी क्रेडिट सेल्स है, तो कैश सेल्स कितने का हो गया? 1,16,250 हो गया कि नहीं हो गया? प्लीज बताइए सबको ये अच्छे से समझा है? अरे हाँ या ना? इस इंफॉर्मेशन को अभी कहां कहां यूज करेंगे चलिए देखते हैं। पहले तो जो टोटल सेल्स मिला है वो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाके लिख देता हूं, बाय सेल्स कैश क्रेडिट टोटल, हाँ या ना? ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ भी लेता हूं और इसको ब्रॉट डाउन भी कर देता हूं। वैसे ग्रॉस प्रॉफिट वही है जो मुझे वर्किंग में भी मिला है ना गाइस? ये नंबर तो हम वर्किंग में भी ढूंढ ही चुके हैं ना यार, 20% ऑफ सेल्स, राइट और रॉन्ग? अभी ये जो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स है उसके दूसरे इफेक्ट्स कहां जाएंगे? कैश सेल्स का इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट की वर्किंग में, ऐड होएगा कि नहीं होएगा? क्योंकि इतनी कैश सेल्स से इतना पैसा आया होगा कि नहीं आया होगा बच्चों? या थोड़ा सा हाँ बोलोगे ना तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ ठीक है। और क्रेडिट सेल्स के लिए तो हम ऑलरेडी सेल्स के अकाउंट मतलब डेटर्स के अकाउंट में लिख ही चुके हैं, तो उधर कुछ वैसे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। और डेटर्स का कलेक्शन भी ऑलरेडी आ ही चुका है ना, तो उधर कोई फर्क पड़ रहा? शुड आई मूव फॉरवर्ड? पक्का? ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं आगे। ये आपने ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस कर दिया, पीएनएल पे पहुंच गए, पीएनएल भी सब कर चुके हैं। बस एक आइटम जो आपको लिखनी बाकी है वो है कैश एब्सकॉन्डेड का लॉस। जो कैश कैशियर चोरी करके भाग गया वो आपका लॉस होएगा कि नहीं होएगा? उसमें भी दो ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस पॉसिबल है जो दोनों हम अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो 2000 ओपनिंग था बच्चों, 1,16,000 आया, टोटल कितना हो गया? 1,18,250। 1,16,250 कहां से आया था? कैश सेल्स का आया था, याद आया? अरे हाँ या ना? फिर हम हफ्ते की जो 3 पेमेंट करते थे वो डिडक्ट करी इनटू 13 करके, और फिर जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था 12 हफ्तों में आज तक, है ना, 12 हफ्तों में डिपॉजिट किया था ना कुछ, वो डिडक्ट कर दिया। तो इतना डिडक्ट हो गया। हाथ में कितना पैसा बचा? 17,400। सब समझ रहे हैं? यही मैं ये वर्किंग के बजाय किस में कर सकता था? कैश अकाउंट में, लेजर फॉर्म में आपको कैश का 17,400 का बैलेंस मिलता जो चोरी करके ले गया, तो हमने इसको लॉस ट्रीट करना है कि नहीं करना है?
अगर नॉर्मल सम होता तो मैं इसको कहाँ लिखता, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, आया ना। बट इस बार बैलेंस शीट में एसेट साइड के बदले पीएनएल में डेबिट साइड पे लिख दिया 17,400। प्लीज बताइए सबको समझा? अरे हाँ है ना। यहाँ पे लॉस हो गया तो अभी ये वर्किंग क्लोज हो गई। अच्छा, और क्या बाकी है मेरे पास? क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज हो गया है, डेटर्स का हो गया है, बैंक बैलेंस वाला बाकी है। बैलेंस किया, सारी एंट्रीज तो हो ही चुकी है। कितना है? 60,500 आया। ये 60,500 जाके हमने किस में लिख दिया है? असेट में। कहाँ लिख दिया है? असेट में। सबको समझा? पक्का? इतना सब होने के बाद अभी हम पीएनएल को बैलेंस करते, कितना नेट प्रॉफिट मिला? ये नेट प्रॉफिट जाके किस में प्लस हो जाएगा बच्चों? कैपिटल में। 1 लाख प्लस 5,300, 1,05,300 माइनस जो ड्राइंग्स थी उसके बाद 1,04,000 बचा और आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी टैली। प्लीज बताइए सबको समझा? एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे लिखा है कि ऑल्टरनेटिवली जो कैश उसने चोरी किया है उसको हम रिकवरेबल फ्रॉम हिम ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में 17,400 ये जो बैलेंस था इसको बैलेंस शीट में लिख देने का अंडर सन्ड्री एडवांसेस, क्योंकि हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम उसको पकड़ के पिटवा के अपना पैसा निकलवाएंगे। तो इस केस में 17,400 विल स्टिल स्टे एज योर एसेट। वो ज्यादा रैशनल अजम्पशन नहीं है। ज्यादा रैशनल अजम्पशन यही है कि चलो कंजर्वेटिव बेसिस पे एक बार के लिए तो मैं लॉस मान लेता हूँ, कल को उसका हाथ पैर तोड़ के हम कुछ निकलवा पाए पैसे तो अच्छी बात है। हाँ ना, सबको समझा? पक्का? पीएनएल डेबिट, समझा? अब नॉर्मल लॉसेस कहाँ जाते हैं? समझ लो, सभी को अच्छे से समझा? थोड़ा सबको रिवीजन भी हुआ कि कैसे अपन सम करते थे? इनफैक्ट मैं तो कहूंगा ये रिलेटिवली छोटा सम है, हमने तो इससे बहुत ज्यादा बड़े बड़े सम्स किए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले भी प्लीज बताइए सबको समझा है क्या? चलिए बढ़िया। एक सेकेंड, एक बच्चे ने शायद कुछ डाउट पूछा है। सर पेमेंट मेड फॉर परचेजेस हैव वी कंसिडर देम एज? प्रथम मैं आपका बात मानता हूं कि वो पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कुछ कैश में परचेज किया और इमीडिएट पेमेंट कर दिया, बट वो वैसा इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट किया ना वो इसी तरीके से प्रेजेंट किया है टू इंडिकेट कि वो क्रेडिट परचेजेस है। समझ रहे हैं? कैश का कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो पूरे सम में कहीं पे भी ढूंढने जाएगा तो क्या हुआ? हाँ है ना, किसी को तो लेने आना पड़ेगा। इस उम्र में तुम चाहते हो कि मैं इस थैंक्स बहुत बढ़िया सेटअप से उतरूं, उधर आऊं, एसी बंद करूं और फिर वापस आके बैठूं। तुम जानते हो कितनी कैलोरीज बर्न कर देगा? कैलोरी डेफिसिट हो जाएगा। बहुत ही घटिया जोक। सेहत का ध्यान रखो सब लोग। मैं हमेशा कहता हूँ जो मैं जानता हूँ वेट लॉस कितना डिफिकल्ट हो रहा है अभी। प्लीज मेक श्योर कि कोई वो सिचुएशन में आए ही ना, ठीक है? प्लीज मेक श्योर आगे, क्योंकि यार सीए की पढ़ाई भी मतलब मेरा मेन जो वेट गेन हुआ था वो सीए की पढ़ाई में ही हुआ था। तो सीए फाइनल 5 महीना छुट्टी, तो 5 महीना आदमी घर पे, और क्या तुम्हारे सारे दोस्त तो बिजी हैं, कहीं घूमने नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो 5 महीना घर पे बैठे बैठे अपन खा रहे हैं पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं पढ़ रहे हैं। तो वो इसलिए मैं कभी भी जो बच्चे लीव पे जाने वाले होते हैं ना, जिस भी बैच को मैं पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी रखना। हाँ, एग्जाम के 15-20 दिन पहले रोक देना, फिर फिजिकल एक्टिविटी ऐसी करो जैसे वॉकिंग कर ली, एक्सरसाइज कर ली, जॉगिंग कर ली। फिजिकल एक्टिविटी में वो एकदम जंगली जानवर की तरह फुटबॉल खेलने मत चले जाना कि हाथ पैर टूट जाए, ठीक है ना। फिजिकल एक्टिविटी ऐसी रखो कि हेल्थ को मेंटेन करे, तुम्हारे माइंड को फ्रेश करे। जाओ गाने सुनते सुनते वॉक पे चले जाओ, गाने सुने बिना जाओ तो और अच्छा, कान भी खराब नहीं होंगे। समझ रहे हो? वो ईयरफोन्स भी नुकसान करते हैं ना यार बियॉन्ड अ पॉइंट। तो जो बेस्ट कर सको करो, हेल्थ को भी मेंटेन करो, और सिर्फ सीए जरूरी नहीं है ना, सब कुछ चाहिए। चलिए इसी के साथ, ज्ञान के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर।
A fire in the office of Pioneer Trading Limited occurred in the evening of 31st March 1997. देखो कैसा होता है, कभी कभार भगवान बहुत साथ देता है। आग लगी वो दुख की बात है, बट कब लगी? 31 मार्च की शाम को। हमको फाइनल अकाउंट्स बनाने ही थे है ना। अभी ऐसे लग जाती आग 13 फरवरी को, कितना दुख होता बीच में यार 31 मार्च की शाम को चलेगा, साल खत्म। As a result of which the cash book and nominal ledger kept in the cupboard were completely destroyed. The cash book containing the cash representing the day's takings, सिर्फ उस दिन का collection of 31st March, was also destroyed. The insurance company concerned requests you to ascertain the amount of cash lost in the fire accident. तो अभी अपने को तो वो कैश को इंश्योरेंस कंपनी से निकलवाना रहेगा, तो वो बोल रहे बताओ कितना कैश जला, तो अभी अपने को बैकवर्ड वर्किंग करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 31 दिसंबर की बैलेंस शीट दी हुई है, वापस से 3 महीने पहले की बैलेंस शीट है कि नहीं है आपके पास। उसके बाद उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो दी हुई है। फिर फ्रॉम द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स सेव फ्रॉम द एक्सीडेंट द फॉलोइंग वाज ऑब्टेन्ड फॉर बैलेंसेस ऑन 31 मार्च। डेटर्स कितना है, क्रेडिटर्स कितना है, बैंक बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, फिर ट्रांजैक्शंस कितने हुए हैं वो सब दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है आपको। ऑल रिसीट्स हैव बीन बैंक्ड एक्सेप्ट दोज फॉर 31 मार्च, और स्टॉक की वैल्यू एट कॉस्ट कितनी थी वो दी हुई है आपको। देख रहे हैं सब लोग। सम स्टार्ट करें, वैसा ही थोड़ा सा सम है। अभी वर्किंग नोट्स में इसमें क्या क्या बना है, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैश, वापस से ये वही हो गया। अरे हाँ या ना, कैश का अकाउंट ही हो गया कि नहीं हो गया। ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, ठीक है। डेटर्स का अकाउंट क्यों नहीं बनाया है, सेल्स के लिए जरूरत नहीं है क्या? दे दिया सेल्स, दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे मेरे को तो डाउट आया अभी क्वेश्चन में, मैंने नहीं पढ़ा तो मतलब, बट ठीक है दिया है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की दया है, कोई शौक नहीं अपने को बनाने का। शेयर कैपिटल कितना है, 60,000, बैलेंस शीट में लिख दिया शेयर कैपिटल 60,000। डज एवरीवन एग्री? नेक्स्ट, रिजर्व एंड बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट 85,028 दिया है, देख रहे हैं। ये 85,028 हमने स्टार्ट का लिखा, ये जो नेट प्रॉफिट है तो बाद में आएगा कि नहीं आएगा हमारे पास, समझ रहा है। ओपनिंग प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो आपको बाकी अपने इशू ऑफ शेयर्स वो सब में सीखा होगा ना बैलेंस शीट। तो कोई भी रिजर्व, देखो अभी इसमें कैसा है, रिजर्व्स एंड बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट लिखा है। आइडियली कैसा होता है, हेडिंग होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और उसमें फिर पीएनएल अकाउंट एक चीज होती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये वो सब अलग अलग चीजें हो सकती है ना। अब यहाँ पे हमें कुछ बताया नहीं है, बट ऐड तो इसी में करना है, वो क्लियर है कि नहीं है नेट प्रॉफिट। तो जब हम नेट प्रॉफिट पे पहुंचेंगे तब इसको कर देंगे, अभी के लिए हमने ब्रैकेट में लिख के छोड़ दिया, या आप अंडरलाइन करके ओपनिंग लिख के जैसे करना चाहे इनर कॉलम में वैसे भी कर सकते हैं। शुड आई प्रोसीड अहेड? नेक्स्ट, ये हो गया। फिर क्रेडिटर्स दिया है 14,140, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया, उसमें क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,140। एकदम ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं एग्जाम में सम कर रहा होता तो मैंने डेटर्स का अकाउंट बना दिया होता, और इसमें इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सब चीजें लिख देता तो फिर सोचता टैली हो गया, अच्छी बात है। घबराना मत, ये मत सोचो एग्जाम में एक चीज ज्यादा बना दी तो क्या होएगा, और कम भी बना दी तो भी मत घबराना, क्योंकि तुम जब फिर पोस्टिंग्स करना चालू करोगे, जब तुमको रियलाइज होगा इसकी पोस्टिंग कहाँ जा रही है, तो तुम्हें कोई ना कोई अकाउंट आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। बस उसको फिर बेवकूफ की तरह लोग है ना, ऐसा पेंसिल स्केल लेने देने में इतना टाइम लगा देते हैं ना, पेन को पूरा साइड में टिकाएंगे, फिर पेंसिल स्केल हाथ में लेंगे एकदम औजारों की तरह, नहीं थोड़ा सा वो क्विकली करना पड़ेगा। ऐसा ये जो जैसे बचपन से रूलिंग करते आ रहे हो कि पहले पूरा रूलिंग कर लिया फिर पूरा सम कर लिया, ये 11th-12th नहीं होगा। सम के बीच बीच में तुमको काफी बार रियलाइज होएगा कि भैया मेरे से एक अकाउंट की रूलिंग रह गई, तो आप क्विक होना पड़ेगा। काफी तो लोग ऐसे होते हैं वो जो छोटा स्केल और पेंसिल रहता है एक हाथ में ही रख के काम करते हैं, उतना एफिशिएंट मैं कभी नहीं बन पाया, बट ठीक है, यू ट्राई व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डिविडेंड अनपेड है 6,000। डिविडेंड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या कि इन 3 महीनों में पेमेंट हुआ है? ये ट्रांजैक्शंस जो थे
ये रहा ना डिविडेंड पेड ऑफ 6,000, देख रहे हैं, है ना, ये डिविडेंड पे कर दिया है, तो ये लाइबिलिटी उड़ जाएगी, बट हम जो बैंक का अकाउंट बना रहे हैं उसमें मुझे जाके पेमेंट साइड पे लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा बच्चों, सब समझ रहे हैं? नेक्स्ट, ऑफिस फर्नीचर कॉस्ट पे इतना था, उसका आज तक का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना था, 7412 बचा था। लेट अस सी फर्नीचर के बारे में क्या बोला है, परचेज किया हमने 1300 रुपए का, देख रहे हैं सब लोग, है ना, और कुछ डेप्रिसिएशन कहां दिख रहा है साला मेरे, 360, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, तो 360 का डेप्रिसिएशन हो, 1300 का हमने खरीदा है, तो कोई टेंशन का बात नहीं है, 1300 का खरीदा है, पेमेंट हुआ, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दिया, कोई आपत्ति विपत्ति? बैलेंस शीट में जाता हूं, फर्नीचर एट कॉस्ट 14616 बैलेंस शीट में था कि नहीं था, उसमें 1300 ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया 15916। डू यू गाइस एग्री? ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था बच्चों, 7204 लिखा, उस पे 360 ऐड कर दिया तो 7564 हो गया कि नहीं हो गया? आउटर कॉलम में नेट कितना चलेगा 8352, हाँ या ना? और ये जो 360 का डेप्रिसिएशन इसमें इस साल ऐड किया, इसका दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा, कहां जाएगा दूसरा इफेक्ट? पीएनएल में डेबिट साइड पे 360 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इजी और टफ? देखो 1300 रुपए के दो इफेक्ट क्या दिए, फर्नीचर के एसेट में ऐड किया और बैंक की पेमेंट में से क्रेडिट कर दिया। 360 के दो इफेक्ट्स कहां दिए, पीएनएल में डेबिट और यहां पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड, इजी टफ पक्का? नेक्स्ट, स्टॉक एट कॉस्ट दिया हुआ, ये मेरा क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया है ना वापस से फॉर द 3 मंथ पीरियड। नेक्स्ट, सॉरी हाँ, डेटा 71212 अभी आप लोग बोल रहे हैं कि दिया हुआ है, मैं होता तो मैंने अकाउंट बना दिया होता, 71212 मैं उसको लिख देता, वरना फिर इसका कोई रेलेवेंस बचता नहीं है। नेक्स्ट, 10,802 बैंक में जाके डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलूं आगे, डेटर्स फिर ईयर एंड पे इतना ही है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख दूं 119612, क्रेडिटर्स कितना है 31610, ये लिख दिया लाइबिलिटीज में। ये देखो आंख के नीचे क्या हो गया, हाँ कैसे, इसने मुक्का मारा, 31610 और क्रेडिटर्स के अकाउंट में भी डाल देता हूं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। चलूं आगे, नेक्स्ट, बैंक बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग आउटस्टैंडिंग 14822 है, ये अपन ने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया कि नहीं लिख दिया, और ये 14822 बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी लिख दिया। आफ्टर एडजस्टिंग आउटस्टैंडिंग क्या लिखा है, कौन सा आउटस्टैंडिंग, कुछ दिख रहा है क्या ऐसा कुछ स्पेसिफिक जो बोला होगा इस, हाँ क्या हुआ, ठीक है, तो पता नहीं कुछ दिया हुआ नहीं है, एक बार देखते हैं। कैश इन क्रेडिट सेल्स लेस रिटर्न्स कितना है, तो ये एक तो सेल्स है हमारा, हमने यहां पे लिख दिया। अभी ये क्रेडिट और कैश मिला के है, रुको, तो इसका कुछ ब्रेकअप दिया है क्या, नहीं, ऑल रिसीट्स हैव बीन बैंक, ठीक है। कैश का बैलेंसिंग फिगर 751 आएगा, रुको, ठीक है। सेल्स हमने लिखा 821 154, उसके बाद आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,03,000 है, वेजेस एंड सैलरीज 90,000 है, ये दोनों हम लिख देते हैं, वेजेस एंड सैलरीज 90,634, इसका वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है, कुछ नहीं है, ये यहां पे डाला हमने वेजेस एंड सैलरीज, वो इसलिए वर्किंग नोट में लिखा है क्योंकि सैलरीज भी है ना वर्ड, सैलरीज होता तो अपन जनरली पीएनएल में डाल देते हैं ना। तो अपन ने क्या सीखा हुआ है कि वेजेस पहले दिया है तो ट्रेडिंग, सैलरीज पहले दिया है तो पीएनएल, तो सेफ होने के लिए उन लोगों ने उसका भी नोट लिख दिया है।
ठीक है, वेजेस पेमेंट किया, ये मेरे बैंक अकाउंट से गया होगा कि नहीं गया होगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी गया होगा मेरे बैंक अकाउंट से, 2,03,000 आया ना, और उसको हमने पीएनएल में भी लिख दिया 2,03,000। करेक्ट और नॉट गाइस? पक्का? इसलिए देखो अभी मैं टोटल डेटर्स अकाउंट बना देता ना तो मेरे को ज्यादा कंफर्ट रहता, मैं, बट ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। तुम बोल रहे हो दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है सेल्स, मतलब कलेक्शंस कितना है सेल से, वो कैसे दिया हुआ है? वो तो कैश और क्रेडिट सेल्स का नंबर दिया है ना, बताता हूं मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, चलेगा। ये हो गया, फिर उसके बाद ऑफिस फर्नीचर पेड, डिविडेंड पेड भी हम ले चुके। फिर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट कितना है, 469,212 है। जो गुड्स परचेज किया वो आपने ट्रेडिंग में डेबिट में लिख दिया, हाँ या ना? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट है तो आपने क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाके बाय परचेजेस लिखा, अरे हाँ या ना? बैलेंसिंग फिगर आपने कितना पेमेंट किया वो मिल गया कि नहीं मिल गया आपको, वो पेमेंट का फिगर आपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दिया कि नहीं लिख दिया? सब समझ रहे हैं अच्छे से? कोई डाउट आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑल रिसीट्स हैव बीन बैंक्ड एक्सेप्ट दोज फॉर 31st मार्च। और स्टॉक कितना दिया है, 53,816, तो 53,816 ट्रेडिंग में क्रेडिट और बैलेंस शीट में एसेट, हाँ या ना? इजी टफ, पूरा सम हो गया है इनफैक्ट अपना। अभी अपन ने क्या किया, जितना बैलेंसिंग फिगर था उसको अपन ने यहां पे डाल दिया कि उतना अपन ने कैश कलेक्ट किया होगा, करेक्ट, मतलब उतना कैश कलेक्ट करके बैंक में डिपॉजिट किया होगा, समझ रहे हैं? इसके अलावा एक हमने कैश का वर्किंग बनाया था गाइस, देख रहे हैं, कैश लॉस्ट इन फायर 71,212 था, अरे हाँ या ना? फिर अरे यार ये देखो ना, बैलेंस ऑफ डेटर्स करने की बजाय ओपनिंग में भी तो डेटर्स था ना, 171,212, देखो ना, यही करने की बजाय ये जो किया है ना यहाँ पे, ये डेटर्स का अकाउंट ही बनाया है यार, और कुछ नहीं किया, समझ रहे हो? मतलब वो कैश का बैलेंस है ही नहीं, वो डेटर्स का ही अकाउंट है। ओपनिंग कितना था, 71,212 था, कितने का कैश और क्रेडिट सेल्स किया, 821,154, हाँ या ना? कितने का क्लोजिंग बैलेंस बचा है, 119,612, हाँ या ना? तो बैलेंस कितना अवेलेबल था डिपॉजिट करने के लिए, 772,754, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? गाइस ये ऐसे बनाने की बजाय मैं इसको अकाउंट फॉर्म में बनाता, मैं बोलता साल के स्टार्ट के मेरे डेटर्स इतने थे, हाँ या ना? पूरे साल में मैंने सेल्स इतना करा, अभी चाहे वो कैश है क्रेडिट है वो जाने दो इकट्ठा, दिस इज टोटल डेटर्स, हाँ या ना? इसमें अपन कैश सेल्स का भी ले रहे हैं एक बार के लिए, समझ रहे हो? और क्लोजिंग इतना है, हाँ या ना? तो इतना पैसा मेरे को पूरे साल में डिपॉजिट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? This is not what I have deposited, this is what I should have deposited. Do you guys agree? हाँ या ना? पक्का? बट जब मैंने बैंक अकाउंट बनाया तो मुझे पता चला मैंने डिपॉजिट सिर्फ कितना करा, 756 करा कि नहीं करा? I have deposited 756 but I should have deposited 772। तो इतना, इसका क्या मतलब है, उनका जो डिफरेंस है 15,000 वो मेरा लास्ट दिन का कैश था कि नहीं था? डेली का हम थोड़ा थोड़ा कैश डिपॉजिट करते जा रहे, ये मेरा आखिरी दिन का कैश बचा था जो डिपॉजिट करना रह गया। डू यू गाइस एग्री? आप सोच लीजिएगा आपको कौन सा फॉर्मेट इजी पड़ता है। यहाँ पे इसने वर्किंग बोल के बनाया है अमाउंट ऑफ कैश लॉस्ट इन फायर। मेरे को लगता है ये ओपनिंग डेटर्स प्लस ये वो करने में बच्चा ज्यादा कंफ्यूज होएगा। मैं होता तो एक अकाउंट बनाता, ओपनिंग डेबिट में सेल्स, क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस एंड में, और बैलेंस ये है कैश। ये आइडियली अगर धंधा नॉर्मल चलता तो इतना कैश मैंने बैंक में डिपॉजिट किया होता, हाँ या ना? तो वहां पे ऐसा मत लिख देना, बाय बैंक मत लिख देना, बाय अमाउंट विच शुड हैव बीन डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, ऐसा कुछ करके लिख देना, उधर इंडिकेट कर देना, ठीक है ना? कि वो आखिर में तो वर्किंग नोट ही है ना यार, अरे हाँ या ना? हाँ, अरे कोई बात नहीं ना, आप अकाउंट फॉर्म में बना दो ना,
आप अकाउंट फॉर्म में बना के ये लास्ट वाला पार्ट प्रेजेंट कर दो, क्या फर्क पड़ेगा मेरे को बताओ। क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टेटमेंट शोइंग द कंपोजिशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कैश लॉस इन फायर एक्सीडेंट, ठीक है। स्टेटमेंट के लिए तू क्या कर, पहले डेटर्स का अकाउंट बना बेटा, और फिर ये कैश अवेलेबल फॉर डिपॉजिट माइनस कैश एक्चुअली डिपॉजिट इज कैश लॉस बाय फायर, तेरा स्टेटमेंट तो बन गया ना, समझे? एम आई मेकिंग सेंस? ये सब समझ रहे क्या बोला मैंने उसको? मैं बोला ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट, ऐसा कोई फॉर्मेट तो कहीं लिखा नहीं है धरती पे कि भैया स्टेटमेंट का यही फॉर्मेट होता है। ये तो एक अपन ने उसका ऊपर वाला पार्ट जो कैश अवेलेबल फॉर डिपॉजिट है, बेस्ट है। इनफैक्ट यहां पे जब तू डेटर्स अकाउंट बनाएगी तो क्रेडिट साइड पे लिखना बाय कैश अवेलेबल फॉर डिपॉजिट, है ना। फिर हेडिंग देना स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैश लॉस्ट, करेक्ट। उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटा आपका, ये। मेक सेंस? सबको समझा क्या डिस्कशन हुआ हमारे बीच में? इट्स जस्ट द मेथड दैट यू कैन यूज टू सॉल्व। सब समझ गए ये वर्किंग कैसी है? ये वर्किंग में हम क्या कर रहे हैं, हमारा डेटर्स अकाउंट बना के बेसिकली देख रहे हैं कि कितना कैश हमने ड्यूरिंग द ईयर डेटर से कलेक्ट किया है, या तो कैश सेल से कलेक्ट किया है तो डेटर से कलेक्ट किया है, वो हमारे पास रोकड़ा पड़ा है, उस रोकड़े में से हमने बैंक में कितना डिपॉजिट किया वो नंबर हमको बैंक अकाउंट से मिल गया, तो बैलेंस क्या हो गया, जल गया, कैश लॉस्ट इन फायर। कोई डाउट इसमें? मतलब वो बैलेंस 31 मार्च की शाम को मेरे ऑफिस में था और मैं शाम को ऑफिस से लेके निकलने ही वाला था, उससे पहले क्या लग गई, आग। ये 15,934 हमने यहां पे लॉस में लिख दिया, देखा सबने? हाँ या ना? ठीक है, अब ये लॉस में लिख दिया अपन ने, और बैंक का तो सब, बैंक का भी क्लोज हो गया, सबको समझा ना ये बैंक अकाउंट वाला। चलो अभी अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊं, बैलेंस किया 239 का ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉट डाउन किया 964 का नेट प्रॉफिट जो यहां पे ऐड किया, ये टोटल आ गया रिजर्व्स का, बैलेंस शीट क्या हो गई, टैली। ठीक है, मैं पिछले वाले सम के लिए भी कहूंगा देयर इज अ वेरी गुड चांस वैसे स्टेटमेंट बनाने के बदले आपको कैश अकाउंट बनाना ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। प्रेजेंटेशन इज नॉट द प्रॉब्लम। अभी जैसे उसने बोला स्टेटमेंट शोइंग ये वो, तो ठीक है, 2 स्टेप में दिखा दो कि कितना कैश था, कितना हमने डिपॉजिट कर दिया, तो बैलेंस कितना चोरी हो गया, समझ रहे हो। बट वर्किंग नोट बनाना हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में, ठीक है। चलो अभी इसमें एक आज वर्किंग नोट भी दिया है। इट इज अज्यूम दैट वेजेस एंड सैलरीज वाला तो मैंने आपको बताया। फॉर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कि इंश्योरेंस क्लेम में क्या हो रहा है फॉर लॉस बाय फायर, वापस से जैसे पिछले सम में था अजम्पशन कि हम साले को पकड़ के वसूल करेंगे, इस बार इंश्योरेंस कंपनी से ऑब्वियसली लॉस हुआ है तो पैसा आने के चांसेस हैं कि नहीं है। हमने क्या किया, एक बार के लिए उसको कहाँ चार्ज कर दिया, पीएनएल में। फ्यूचर में आएगा तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करके पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट हो जाएगा। समझे? इजी टफ। विद दिस वी फिनिश सिंगल एंट्री। मुझे एक चीज बताओ, कितने लोगों ने उस दिन घर पे जाके एनपीओ प्रैक्टिस किया? एनपीओ, हाँ किया ना, एनपीओ पढ़ाई करी ना। ये 3 सम करे नहीं करे इट्स ओके, बट हैव यू स्टडीड एनपीओ? आया पक्का? तुम मैं आई होप सब लोग अपना एकदम देखो, आज 18 मार्च हो गई है, तुम लोगों को कैसे करना है तुम समझ पा रहे हो कि अभी भी नहीं समझ पा रहे हो? डेली का क्लासेस के अलावा भी, जैसे ये वीक क्लासेस कम है आप लोगों की, तो आई बिलीव ये वीक में तो आपको कोशिश करनी है 11-12 घंटे पढ़ाई करनी है घर पे जाके। अगर किसी को टाइम टेबल भी नहीं बनाने आता है ना, सर कैसे पढ़ाई करूं, वैसे बोलो मैं टाइम टेबल भी बनाने में, वो बहुत सिंपल है। और एक चीज़ है कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि सीए की पढ़ाई में तो रात को जागना ज़रूरी है, ये है वो है। मैं अभी बता देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ पहले आप ये समझिए कि आपकी बेस्ट पढ़ाई किस फेज़ में होती है, ठीक है। कई लोग रहते हैं जिनको रात को जागना पसंद है, कई लोग रहते हैं जो दिन में पढ़ाई करते हैं। मैं आज तक अपने सीए फाइनल तक की पढ़ाई में कभी भी एक पूरी रात पढ़ाई में नहीं जागा, फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट क्लासेस। मैं सीए फाइनल के एग्जाम के दिन भी पूरी रात नहीं जागा हूं, क्योंकि मेरा सिंपल लॉजिक ये रहता था, अगर 10 चैप्टर हैं, ठीक है, मैं रिवाइज 7 ही कर पाया ना, तो 3 में थोड़ा सा भगवान का नाम लेके जो याद आएगा पहले का पढ़ा हुआ वो लिख दूंगा। पहले तो मैंने कभी जिंदगी में 10 चैप्टर की पढ़ाई ही नहीं की, घंटा, बाकी ही रह जाते थे 1-2, तो 8 आते हैं, उसमें से रिवाइज अगर मैं 6 कर पा रहा हूं तो 2 कोई बात नहीं, मैं जो पहले पढ़ा हुआ है उस भरोसे चले जाऊंगा। बट मेरे को ऐसा चाहिए होता था कि मेरे को 5-6 घंटे की नींद नहीं होगी तो मैं पेपर में लिख ही नहीं पाऊंगा।
तो डोंट ट्राई टू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, एनालाइज करो कि तुम्हारे लिए व्हाट वर्क्स बेस्ट, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल भी मत लो, जो होएगा होएगा, बट हाँ एफर्ट डालना पड़ेगा। टेंशन लेने का ये मतलब नहीं टेंशन ले चल आज पिक्चर चलते हैं टेंशन खत्म, नहीं, एफर्ट पूरा डालना है। और वो ब्रेक का टाइम भी रखो, जैसे मैंने बोला कभी संडे को ब्रेक ले लिया, आधा घंटा 2 घंटा 4 घंटा, है ना। हाफ डे का किसी हफ्ते में एक दिन हाफ डे मैं मानता हूं रिफ्रेशमेंट्स के लिए रखो या कुछ फन के लिए रखो, कि ऐसा ना हो कि अभी 3 हफ्ता 4 हफ्ता, वरना देखो फाउंडेशन के लिए ऐसा बोलना थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा, वरना फाइनल में बहुत बार क्या होता था पता है, जब 4-5 महीने की छुट्टी मिलती थी ना, तो लोग क्या करते थे स्टार्ट में एकदम फॉर्म में आ जाएंगे, 1-1.5 महीना पढ़ा फिर बस फुस्की हो जाते थे, क्योंकि वो सब चीज बैलेंस आउट नहीं करते हैं। मेंटल, मैं बोल रहा हूँ सब कुछ मेंटल गेम है, तो प्लीज 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 शांति से पढ़िए, जो भी आपको रिलैक्सेशन के लिए चाहिए। कई लोगों को ऐसा लगता है हाफ डे इकट्ठा करूंगा वो चाहिए, कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो डेली रात को 9 से 10 एंजॉय करना चाहता हूं, वो कीजिए। मैंने मेरे सीए फाइनल के एग्जाम में सूट्स करके शो आता था, उसका पूरा फर्स्ट सीजन एग्जाम्स के दौरान देखा था। मतलब क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि एग्जाम्स के दिन पे जब भी मैं खाना पीना खा रहा हूं, मैं वो एक एपिसोड लेके बैठ जाऊंगा। जब मैं डिनर कर रहा हूं शांति से 1 घंटा ब्रेक ले रहा हूं, तो देखा था उसमें, ठीक है, वो दैट वर्कड फॉर मी, कि मैं चाहता था वो 1 घंटा में पूरा भूल जाऊं कि मैं सीए फाइनल पढ़ रहा हूं, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसा देखो जो इससे रिलेटेड ही ना हो। फिर वो शो देखा तो उसमें वो फेक डिग्री वाला पढ़ लेता तो घबरा गया, मैं बोला देखो डिग्री नहीं रहेगी तो ऐसे डंडे पड़ते पुलिस से। तो मैं बोला ठीक है पढ़ाई कर। तो जैसे ही शो दिखता था एपिसोड खत्म होते अच्छा। तो आई एम जस्ट सेइंग कि ये सब करो और मेक श्योर करो कि तुम बहुत रिलैक्स्ड वे में एग्जाम क्लियर करो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स की ओर लोग इसका थियरी लाए हैं क्या? नोट्स जो मैंने क्लासेस के लिखाए हुए हैं, किसी के पास है क्या? फॉर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप इन एलएलपी अकाउंट्स। गाइस ऑनलाइन वाले 1 मिनट दीजिए, आई विल जस्ट कम बैक। पहले तो आपको एक अच्छी बात बता दूं कि फाउंडेशन में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स नहीं है, समझ रहे हैं ये बात? देयर इज ओनली इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप इन एलएलपी अकाउंट्स। जो हमने, क्योंकि हमने 12वीं के साथ किया था तो इसमें हमने कंबाइन किया था, जिसमें पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स भी था और पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाले सम्स भी थे। जब अब आप फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे ना बच्चों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रोप्रिएशन वाले पार्ट पे ध्यान देना है, समझा सबको? इस चैप्टर में आप मॉड्यूल भी एक बार घुमा लीजिएगा, आपको समझ जाएगा। इस चैप्टर में से यू नीड टू फोकस ऑन द सम्स व्हिच हैव पीएनएल अप्रोप्रिएशन। गॉट इट? चलिए, तो ये वैसा ही एक सम है यहां पे, गुड, बेटर एंड बेस्ट आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग profits and losses in the ratio of 3:2:4. Their capital account balances on 31st March 2012 are as follows. अब उसके बाद नीचे उन्होंने एडजस्टमेंट्स दिए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे होएगा ये सम। एक हमने क्या बना रखा है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। एक इसमें क्या है ना, पीएनएल में भी थोड़े एडजस्टमेंट्स बाकी है, तो एक पीएनएल अकाउंट बना रखा है, और एक वो कंप्यूटेशन कैसे किया है अलग अलग चीजों का वो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 22,240 कहां ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? अरे सर ने क्या सिखाया था, सर ने ऐसा सिखाया था कि जनरल रिजर्व में क्या होता है, हम थोड़ा सा प्रॉफिट सेट असाइड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, झूठा डेबिट कर देंगे, टू जनरल रिजर्व कर देंगे। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाने की बजाय एक अलग अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा, जो हम फ्यूचर के लिए वो प्रॉफिट्स अवेलेबल रहेंगे, जिसको हम जनरल रिजर्व कहते हैं। तो झूठा डेबिट कर देते हैं पीएनएल में, तो एंट्री होती है पीएनएल टू जनरल रिजर्व। बट हम ये प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करने के लिए पीएनएल के बदले एक स्पेसिफिक अकाउंट ही बना रहे हैं, जिसका नाम क्या है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो हम कहां डालेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। जर्नल एंट्री क्या हो गई, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। तो देखिए सोल्यूशन में ये रहा पीएनएल अप्रोप्रिएशन गाइस, इसमें लिख दिया टू जनरल रिजर्व 22,240। किसी को कोई आपत्ति विपत्ति है इसमें? नेक्स्ट,
गलत, एडमिशन के केस में। तो अगर पास्ट का बनाया हुआ रिजर्व है, अभी नया पार्टनर आ रहा है, तो तू क्या बोलेगा, इसमें मेहनत नए पार्टनर ने नहीं करी है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसीलिए, समझा। ये तो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं फॉर फ्यूचर, जैसे अपन ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अभी अपन बनाए जा रहे रिजर्व, है ना, समझा। आगे चलते हैं। गुड, बेटर एंड बेस्ट आर पेड मंथली सैलरी इन कैश अमाउंटिंग टू 2400, 1600, 1800 इंटू 12 करना रहेगा। दैट इज नॉट द क्रक्स, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्रक्स हियर। उतना तुमको आता है ऐसा मैं मानूंगा। अभी इसमें भी अगर तुम कैल्सी में थोड़ा स्किलफुली यूज करोगे तो क्या करोगे, अरे भाई छोड़ना है यार, कैल्सी को स्किलफुली यूज करोगे तो क्या करोगे, 12 इंटू इंटू प्रेस करोगे, इंटू इंटू याद आया, कांस्टेंट करना, क्योंकि तीनों चीजों को 12 महीने करके क्या फायदा होगा ना यार, फिर वो करके वैसे मिल जाएगा तुमको। डज नॉट मैटर, फोकस इज जर्नल एंट्री क्या है। बिजनेस के नजरिए से सोचो, पार्टनर को सैलरी देना हमारे लिए खर्चा है, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, हाँ या ना, और फिर ये खर्चे को कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी पार्टनर सैलरी, हाँ या ना, समझा सभी लोगों को, इजी टफ। तो हमें तो क्या प्रेजेंट करना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो उसमें जाके टू सैलरीज टू पार्टनर्स लिखा, गुड, बेटर, बेस्ट सबको 12 से मल्टीप्लाई किया, अमाउंट्स आ गए, टोटल ले लिया, हाँ या ना। अगर ये मैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाता होता तो उसमें क्रेडिट साइड पे भी लिख देता। डू यू गाइज अग्री? प्लीज, इसके सम्स बहुत इजी होते हैं, गो थ्रू कर लेना, आपको ऐसे ऐसे समझ जाएंगे सारे के सारे, है ना। ये वो वाला चैप्टर है जो ज्यादा आपको लिख के सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। रफ में जब भी सम स्टार्ट करोगे ना, रफ में ऐसे थोड़ा सा बना के देखो कि क्या कहां पे जा रहा है, और फिर आपको उसी से समझ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, partners are allowed interest on closing balance at 6% per annum and are charged interest on drawings at 8%। तो ये उनका कैपिटल का बैलेंस है, कुछ और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है क्या इन्होंने? गाइज मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ और कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, देख रहे हैं ड्राइंग्स है बट कुछ एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो मैं सीधा इस पे 6% निकाल दूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना, और फिर से एंट्री क्या होगी अगली, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हो गया, पार्टनर्स कमीशन हो गया, पार्टनर सैलरी हो गया, सबके लिए यही एंट्री है कि नहीं है, है ना। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स, कोई डाउट? पक्का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी बोला है 8%, बट अभी हम ड्रॉइंग्स ही नहीं आया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अभी लिख सकते नहीं है, तो जब ड्राइंग्स आएगा तब ये करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, गुड एंड बेस्ट आर एंटाइटल्ड टू कमीशन एट 8 and 10% रिस्पेक्टिवली ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एनी अप्रोप्रिएशन। तो जो नेट प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एनी अप्रोप्रिएशन है उसका उनको 8 और 10% देना है। तो कमीशन टू पार्टनर्स गुड और बेस्ट, अभी ये अमाउंट, सॉरी बेटर को भी है क्या, better is entitled to commission at 15% of net profit before charging interest on drawings but after making all other appropriations, ठीक है। ये दोनों के वर्किंग मैं आपको बाद में करवा पाऊंगा, मैं सिर्फ एंट्री अभी करवा देता हूं, ठीक है। चाल से एंट्री तो वही होगी, कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कमीशंस। तो ये तीनों का नाम यहां पे लिखा है, ये तीनों का अमाउंट कैसे कंप्यूट किया वो एक सवाल है हमारी जिंदगी में, जो हम आगे सीखेंगे, डोंट वरी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर गुड, यार गुड मेरे को गुड्स लग रहा था, गुड विड्रू होना चाहिए ना, 2000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ड्रॉइंग्स अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ करो तो 6.5 महीने का, मिडिल ऑफ एवरी मंथ करो तो 6 महीने का, एंड ऑफ एवरी मंथ करो तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है। अच्छा, क्वार्टर रहेगा तो स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर रहा तो 7.5, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर रहा तो 6, और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर रहा तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है। डू यू गाइज रिकलेक्ट दिस? याद आया? अभी इसने 2000 बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, 1750 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और बेस्ट ने मिडिल ऑफ एवरी मंथ। 2000 इंटू 12 24,000, ये 21,000 और ये 15,000, ठीक है।
अभी इनके रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, ये कंप्यूटेशन इसने शायद यहाँ पे दिखाया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ 8%, 6.5 महीना, एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5 महीना एंड 6 महीना। बस याद ये रखिएगा, सबको इंटू 12 कर दीजिएगा क्योंकि ये टोटल ड्रॉइंग्स पे लगता है। किस पे लगता है? डू यू गाइस एग्री? हाँ, 8% का रेट सब में स्टार्ट में ही दे दिया था ना, हमने बोला था बाद में यूज करेंगे, करेक्ट? तो ये टोटल ये करेक्ट, हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे जाके बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दिया। किसी को कोई आपत्ति विपत्ति है इसमें? ड्राइंग्स में को डेबिट करना होता है पार्टनर के कैपिटल में या करंट में? करंट में कब डेबिट करना होता है? जब फिक्स कैपिटल मेथड हो, आया ना? अब यहां पे इस सम में मुझे कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला, इसीलिए वो ड्राइंग्स की एंट्री का मैं कोई इफेक्ट दिखा पा रहा नहीं हूं। वरना एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल या करंट टू ड्राइंग्स, करेक्ट? जब ड्राइंग्स होती है तब एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स टू कैश बैंक। फिर जब ईयर एंड होता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग्स। मेक सेंस? सबको समझ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। Firm's accountant is entitled to a salary of 2,000 per month and a commission of 12% of net profit after charging such commission. और उसके अलावा उसने क्या बोला है? नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर अबव एडजस्टमेंट से 276। मतलब ये नेट प्रॉफिट भी एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट की सैलरी भी बाकी है और उसका, समझे कि पीएनएल अकाउंट बनाना क्यों पड़ रहा है? मैं छठे एडजस्टमेंट तक तो मेरे को लगा ही नहीं पीएनएल बनाना है। Till the sixth adjustment, I was not even sure I have to make a P&L account, but now since I have come to know, मैं गया P&L में, क्रेडिट साइड पे कितना नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है बच्चों? वो 276 लिखा। किसी को कोई आपत्ति विपत्ति है इसमें? सैलरी कितनी है उसकी भैया? तो 24,000 होती है कि नहीं होती है? कमीशन कितना बोला है? 12% आफ्टर, है ना? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, कमीशन टू अकाउंटेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? 276 माइनस 24 है कि नहीं है? अरे है ना? दैट इज 252। डू यू गाइज अंडरस्टैंड? मानते हैं ये बात? लेस कमीशन विल गिव यू नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन क्या कहता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का 12% है, तो इसको 100 मानो, ये 12, ये 112 हो गया कि नहीं हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ये 27,000 मिल जाएगा। बैलेंस आपको 2,25,000 बच जाएगा। प्लीज बताइए सबको समझा है? आया ना? चलो आगे। ऑनलाइन वालों को भी समझ रहा है क्या यार सब? कि सो गए सब? ठीक है प्रणव, ध्यान से सुनिए। नेट उसको कमीशन कितना बोला है बेटा? 12% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आज की तारीख में नेट प्रॉफिट 276 में से 24,000 की तो सैलरी दे दी है बेटा। कितना बचा है? 252 बचा है। 252 में से भी उसका कमीशन देने के बाद जो बचता है उसका 12% देना है। तेरे को वो अमाउंट अभी पता नहीं है, तो तूने बोला नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन विल गिव यू नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। किस चीज का परसेंटेज बोला? आफ्टर का। तो जिस चीज का परसेंटेज बोला होता है उसको क्या बनाते हैं हम? 100 का 12% 12, तो ये कितना बैकवर्ड जाएगा? 112 होना चाहिए ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तेरे को अमाउंट मिल जाएगा कि 27,000 का कमीशन होना चाहिए। चलूं आगे। 2,25,000 नेट प्रॉफिट कहां जाएगा? ये वेरी गुड, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट, नहीं बाय प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है। अब यहां पे अगर आपको याद हो पार्टनर का कमीशन बाकी था। पहले जो दो पार्टनर है, गुड नहीं, गुड और बेस्ट को क्या बोला है? 8 और 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो इनको तो 2,25,000 का ही देना है कि नहीं देना है? व्हाट इज माई नेट प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एनी अप्रोप्रिएशन? तो इसको तो 2,25,000 का 8%, इसको 2,25,000 का 10%। तो ये दो सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया है। सब खुश है इस बात से? अभी एक नंबर छोड़ो ना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा।
चलता है कैसा? नहीं, एग्जाम में ऐसा चलता नहीं है, ठीक है? प्लीज ऐसी सोच मत रखना। आज ही सुबह सुबह मुझे एक बच्चे का मैसेज आया 11वीं वाले का कि सर अगर फाइनल अकाउंट्स मेरा बीच में छूट जाए तो कितने मार्क्स मिलेंगे। वो बच्चा अच्छा है इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, वरना मैं फोन में से घुस के लाफा मार देता खींच के। मतलब ये टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी ना ऐसे सवालों के लिए, तो मेरे को क्या पता तूने किस स्टेज पे सम छोड़ दिया। कितना वाहियात सवाल है। और व्हाई वुड यू थिंक ऑफ सच ए थिंग बिफोर। देखो पहले तो इसमें ना आप लोगों को भी ये चीज सिखाना चाहूंगा। कई लोग बोलेंगे सर टोटल नहीं के तो कितने मार्क्स। अरे तू मेरे को एक चीज बता, बहुत कंट्रोल कर रहा हूं मैं इस डिस्कशन में कि गालियां ना निकले। अगर तुझे पता चल जाएगा समझ ज्यादा मार्क्स छूटते हैं तो तू गारंटी से सॉल्व कर पाएगा क्या एग्जाम में? वो तेरे हाथ में है क्या? आज एग्जाम में जो होना है वो तो होना है। तो अगर छूटने वाला है तो छूट जाएगा, देखी जाएगी। अभी 0 भी देते हो तो क्या उखाड़ लेगा, और फुल मार्क्स भी देते हो तो तू क्या कर लेगा? तो सोचो एग्जाम में कि पूरा ही सम करना है, वर्स्ट केस में छूट जाएगा तो देखी जाएगी। वो एग्जामिनर का डिसीजन, तुम्हारा तो सिर्फ एग्जाम में पेपर सॉल्व करना तुम्हारा वो है ना यार। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो प्लीज ये सब चीजें मत सोचो सर इसमें ये किया तो कैसा मजा आएगा, क्या वेरिएशन होएगा लाइफ में। नहीं, 2 ही वेरिएशन है, पास और फेल। एक वेरिएशन होता है रैंक वाला जिससे थोड़ी इज्जत मिल जाती है। इस फाउंडेशन में भी रैंक आता है ना। मतलब इंस्टीट्यूट रैंकर नहीं देता है क्या? मैं भी सीपीटी में यही, सीपीटी का जब पेपर लिख के निकला था तो मैं वही सोचा था रैंकर नहीं देते यार इंस्टीट्यूट वाले, वरना ऐसा कुछ आया नहीं। 156 आया था मेरे को 200 में से। मतलब रैंकर तो और बहुत 190 95 वाले बहुत लोग होंगे। बट मैं पेपर लिख के हमेशा मेरे को ऐसे ही लगता है रैंक ना आ जाए, क्योंकि क्या है अपन ऐसे पोर्ट्रे ऐसे करते हैं कि अपन इतना नहीं पढ़ा और फिर पेपर अपना को ऐसे लगता है ओ माय गॉड सब आ गया। तो ऐसे लगता है कि लोग मजाक ना उड़ाए कि झूठ बोल रहा था। बट ऐसा मतलब सिर्फ एक है ना इंटर में सीए इंटर, मतलब सीए इंटर और फाइनल में डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर्स में मुझे पता था ऐसा नहीं होएगा। बाकी मैंने लाइफ में जितने मैं थियरी का पेपर लिख के आता हूं और मेरे को लगता है ओ माय गॉड टीचर विल लर्न समथिंग न्यू। ऐसा 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 मेरे को लगता है मैंने कोई इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नया बना दिया हो ऐसा। मैं तुमको वो एमकॉम की स्टोरी बताई है ना। तो ऐसा हुआ कि सीए तो हो चुका था। अभी सीए के बाद मैं टीचिंग में था, तो मुझे ऐसा था कि नेट सेट का एग्जाम देने के लिए आपको बीकॉम के बाद एमकॉम करना पड़ता है, क्योंकि सीए को वो लोग मास्टर्स नहीं कंसिडर करते थे। सोचो नाटक। बाद में करने लगे पर क्या औकात है, वो लोग नेट सेट वाले सीए को मास्टर की डिग्री नहीं मानते, बोलते एमकॉम ज्यादा बेटर है। तो फिर मैं सोचा चलो टीचिंग करना ही है अपने को, तो कॉलेजेस में नेट सेट का एग्जाम क्लियर कर दो, डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बन सकते हैं। तो मैं बोला नेट सेट का एग्जाम देना है, साथ साथ में एमकॉम के लिए रजिस्टर करता। मेरे 2 दोस्त थे, वो भी बोले कि हमको भी करना है, कभी फॉरेन में नौकरी लग गई तो, या कुछ आगे पढ़ाई करनी रही फॉरेन में, तो दोनों इंडिया में ही पढ़े साइड में ही है। बट उन्होंने भी सोचा एमकॉम कर लेते। तो फर्स्ट ईयर का एमकॉम का पेपर हुआ, इकोनॉमिक्स का एग्जाम था। अभी इकोनॉमिक्स का एग्जाम हमने तो बुक्स कैसे खरीदी, जैसे आज 3 बजे पेपर है, पार्ला में पेपर था हमारा, मिठी बाई कॉलेज में थे सारे एग्जाम्स, तो हम पार्ला बुक डेपो जाते थे, उस दिन सुबह सुबह बुक खरीदते थे और जो 2-4 घंटे पढ़े और फिर एग्जाम देने चले जाते थे। अब इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ, मेरे को लगा मेरे को सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं लिखे जा रहा हूँ, मैं इंप्रेस हुए जा रहा हूँ पेपर पे, ऐसा खुद से खुश हो जा रहा हूँ पेपर लिखे जा रहा हूँ। मैं बोला यार, बट मैंने तो सबको बोला कुछ पढ़ा नहीं है। मैं बोला यार 85-90 ना आ जाए, थोड़ा बेइज्जती जैसा लगेगा। पेपर हो गया, सब हो गया, रिजल्ट आया, वो दोनों बोल रहे थे और मैं बाहर निकला ना, तो मैं बोला कि मेरा पेपर अच्छा गया, वो दोनों तो बोले हमारा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा गया, बहुत ही ज्यादा अच्छा गया हमारा। तो बोला इनको मैं बताता नहीं हूं कि मेरा भी बहुत अच्छा। रिजल्ट आया, उन दोनों के 25-25 मार्क्स में से दोनों फेल हो गए बेवकूफ, और मैं 35 मार्क्स। तो बट इट मेड मी हैप्पी टिल द रिजल्ट।
और पास हो गया कि नहीं हो गया, तो रैंक के सोचोगे ना तो पास हो जाते हैं, समझ रहे हो। माइंडसेट हमेशा पेपर लिख के घबराने का नहीं, ऐसा लिखने का, जो सोचने का जो मैंने लिखा है वही आंसर है। और घर पे आके बेवकूफ की तरह कभी बुक में चेक मत करना। सबसे बड़ा पाप क्या है, पेपर लिख के आए, चेक करते आंसर करेक्ट है कि नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है उसमें, बर्बाद, लिटरली बर्बाद। क्योंकि यू विल कीप ड्वेलिंग ऑन द फैक्ट कि अच्छा मैंने पिछले पेपर में क्या क्या मिस्टेक्स कर दी। क्या पता वो सब मिस्टेक्स के बाद भी, मेरे एक दोस्त ने सीए इंटर में पहले अकाउंट्स का पेपर दिया, 100 मार्क का पेपर लिख के आया, वो बोला यार मेरा तो कोई आंसर सही नहीं है, उसने आगे का सीए इंटर का कोई भी पेपर दिया ही नहीं, छोड़ ही दिया। रिजल्ट आया सिर्फ एक पेपर का, 100 में से उसको 50 आए। हो सकता है कुछ स्केलिंग भी हुआ हो, पेपर टफ होगा तो 5-6 मार्क 10 मार्क एक्स्ट्रा भी दे दिए होंगे बच्चों को। कभी भी ये मत सोचो पिछला पेपर, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है बेसिकली, यू आर नो वन टू जज, है ना, यही याद रखो, इस चीज में समझो कि तुम्हारी कोई औकात या कोई इज्जत नहीं है, लेट देम जज, तुम पेपर लिख के आओ बस और आगे बढ़ो, समझे। गोइंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट गाइस, बेटर को कमीशन कैसे था, 15% ऑफ नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग। तो अभी इसके लिए वर्किंग नोट देखिए कैसा बना है, वर्किंग नोट नंबर 4। 2,25,000 का नेट प्रॉफिट है आफ्टर डूइंग ऑल अदर अप्रोप्रिएशंस, तो 22,240 का जनरल रिजर्व, 69,600 का सैलरी और 24,120 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बाकी दो पार्टनर्स का कमीशन 18,000 और 22,500, सब नेट करके जो बचा उसका कितना परसेंट, 15%। तो कितना आया 10281, वो 10281 यहां पे लिख दिया हमने, सबको समझा। अभी इसमें ना एक प्रॉब्लम ये है, जब यहां पे लिखते हैं ऑल अदर अप्रोप्रिएशंस, तो इसमें ये नहीं समझ रहा है कि जो बेटर का कमीशन है वो डिडक्ट करना है या नहीं करना है। आप इसके केस में एक नोट लिखाना, इट इज अज्यूम्ड दैट दिस इज बिफोर adjusting betters own commission and hence computed this way. Alternatively, if better का कमीशन भी डिडक्ट करना होता तो वो वर्किंग भी करके बता देना और लिख देना ये नंबर होता, फिर किसी का बाप तुमको गलत नहीं दे सकता। आप समझ रहे हो, हाँ या ना। वो एक वर्किंग ही बनानी होती ना, 115, 15 और 100 वाली बना देना यार, 6-8 मार्क का समय आएगा ये। इज इट टू मच ऑफ अ हैसल? नो, इट इज नॉट। हो गया ये, बैलेंस किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी को कोई डाउट? पीएनएल भी हो गया था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन हो गया, ये चैप्टर का रिवीजन हो गया, ये सम भी समाप्त हो गया, सबको समझा? डन, चलें आगे। अब अगला जो टॉपिक है उसमें मेरे से ज्यादा रोल आप लोगों का है, बट बिफोर वी स्टार्ट दैट 8:20 हुआ है, वील टेक अ 5 मिनट जस्ट वॉशरूम ब्रेक, अगर किसी बच्चे को चाहिए हो तो ब्रेक टिल 8:25। बाहर बैठना मत ना, कहीं जाके वॉशरूम जाना है तो जाना और आना, ठीक है। चलो आगे प्रस्थान करते हैं। ये तो यार टाइम पास टॉपिक है एकदम। क्या चीज? गुडविल। गुडविल में एक वो नॉर्मलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, लकीली पहला सब उसी पे बेस्ड है, ठीक है। क्या दिया है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, दे एडमिट जेड फॉर 1/3 शेयर, गुडविल फॉर दिस पर्पज इज अग्रीड टू बी वैल्यूड एट ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years। वेट्स दिए हुए हैं, पुराने साल को कम वेट, नियरेस्ट ईयर रिसेंट ईयर को सबसे ज्यादा वेट, विच इज वेरी मच अलाइंड विद कॉमन सेंस, हाँ है ना। वो बेचारा सुन रहा था, अलाइंड विद क्या कॉमन सेंस, तो बोलता अच्छा कॉमन सेंस। तो ये 4 साल के प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं, है ना। उसके बाद ऑन स्क्रूटिनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स वर रिवील्ड। ऑन 1 September 1996, अ मेजर 1 September 1996 मतलब ईयर 1996 में फॉल कर रहा है।
यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहे हैं, अगर फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहे होते तो ये फॉल करता 96 97 में, हाँ या ना। तो ऐसा अगर कैलेंडर ईयर सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, कैलेंडर ईयर ना होके फाइनेंशियल ईयर होता तो ये थोड़ा सा एक समझने में या इंटरप्रेट करने में कई बार थोड़ा टास्क हो सकता है। कैलेंडर ईयर on 1st September a major repair was made in respect of plant incurring 6,000 which was charged to revenue. The said sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation at 10% on reducing balance method. तो ये सिंपल है, देखो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन जो स्टार्ट करता हूँ, पहले तो चारों साल के प्रॉफिट लिख दिए जो दिए हुए हैं, हाँ या ना। अभी 1996 में 6,000 रुपए की चीज आइडियली किस में जानी चाहिए थी, असेट में। किस में जानी चाहिए थी, मैंने किस में डाल दी, एक्सपेंस में। चार्ज टू रेवेन्यू, यहाँ पे रेवेन्यू मतलब इसको किस में डाल दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, आया ना, मतलब खर्चा बना दिया असेट को। तो अभी असेट में कन्वर्ट करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट में हमने ऐड किया कि नहीं किया, 6,000। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं सब लोग, ये 6,000 मैंने ऐड किया, सबको समझ रहा है। बट ये 6,000 ऐड तो कर दिया, बट इस पे अब हर साल क्या चार्ज होएगा, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का रेट कितना बोला है, अभी ये साल में इसको कब खरीदा था मैंने, 1 सितंबर। खरीदा नहीं था, कब करवाया था, 1 सितंबर। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर कितने महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, 4 महीने का। 6,000 का असेट है, उस पे 10% फॉर 4 मंथ्स, 200 रुपए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। तो यहां पे 200 रुपया लिख दिया हमने डेप्रीसिएशन, देखा सबने। अगले साल में 580 आएगा, क्यों, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला है। तो 6,000 में से 200 डेप्रीशिएट कर दिया था, तो WDV कितना बचा, 5,800। अगला तो पूरा साल यूज होएगा, तो 5,800 का 10% 580। कोई डाउट इसमें, पक्का, वेरी गुड। नेक्स्ट, The closing stock of the year 1995 was overvalued by 2,400। अगर क्लोजिंग स्टॉक मैंने ओवरवैल्यू किया, ज्यादा दिखाया, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में ज्यादा किया तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाया है ना। तो अब सही करूंगा तो क्या हो जाएगा, कम। तो माइनस करना चाहिए, ये 1995 में माइनस कर दिया, देखा सबने। बट अगले साल में इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कोई बोलेगा सर क्यों प्लस करना पड़ेगा, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा है, तो वही अगले साल का कौन सा स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक। अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा है, मतलब डेबिट साइड पे ट्रेडिंग के ज्यादा लिखा, मतलब खर्चा ज्यादा दिखाया, तो प्रॉफिट कम दिखाया। अब बढ़ा दोगे तो ऐड कर दिया, है ना। कोई बोलेगा सर एक जगह माइनस एक जगह प्लस नहीं करेंगे तो जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा वो दोनों सालों के वेट्स अलग अलग हैं, हाँ या ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को उसको करना चाहिए एडजस्टमेंट को गोइंग फॉरवर्ड। आप समझ रहे हो ना, 2400 यहां से निकल के यहां आ गया, यहाँ का वेट 2 था, वहां का वेट 3 है, फर्क तो पड़ गया ना कैलकुलेशन में। नेक्स्ट, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ एन एनुअल चार्ज ऑफ 4,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो ये 4,800 हर साल डिडक्ट किया, देख रहे सब लोग, आया ना। आई थिंक मैंने सारे एडजस्टमेंट्स कवर कर लिए। फाइनली एडजस्टेड प्रॉफिट्स मिल गए मुझे, मैंने बीच के सब टोटल्स नहीं दिखाए हैं बस, इसलिए वो फर्क पड़ रहा है, देख रहे हो, करेक्ट। इनफैक्ट इसका कुछ एक पैटर्न भी था ना कि पहले क्या टाइप की चीजें करते, वो मैंने नोटबुक में लिखा है, वो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ये 4 साल प्रॉफिट्स, वेट्स, उनका टोटल आ जाएगा प्रोडक्ट, और प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट्स, हाँ या ना। तो अपने को वेटेड एवरेज मिला 21,928 एंड गुडविल क्या है 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो इनटू 3 इयर्स किया 65,784। एनी प्रॉब्लम्स, पक्का। चलूं आगे, गाइस क्लियर है ना, पक्का। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 2, एक सम हो भी गया। सोचो अपन ने अभी कितना 827 को इफेक्टिवली स्टार्ट किया था सम, 827 828। गाइस ये जल्दी से हो जाएगा, खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर का प्लानिंग करेंगे, फिर आप लोग जल्दी से यहाँ से घर जाइएगा, नाश्ता करके पढ़ाई करने बैठ जाइएगा, ठीक है।
किसी को अगर ब्रेक का जैसे मैं बता रहा था लेना रहेगा ना, तो डिप्लोमैट पिक्चर बहुत अच्छी आई है. इफ यू वांट टू गो फॉर अ मूवी यू कैन गो फॉर डिप्लोमैट. आई लाइक्ड इट. Mr. X gives the following particulars in respect of business carried on by him. उसने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है, और रिस्क का कितना मिलना चाहिए, 3%. फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट कहीं पे काम करता है तो उसको कितना मिलता है, 36,000. प्रॉफिट्स उसने इतने इतने अर्न किए 18, 19, 21 में, और 20 में उसने 36,000 का लॉस किया था. गुडविल कंप्यूट करो 6 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट and calculated on the basis of average profit of last 4 years. तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे, पिछले 4 साल का प्रॉफिट ऐड किया, जो लॉस था उसको माइनस कर दिया, 3 साल का प्रॉफिट था उसको ऐड कर दिया, डिवाइड बाय क्या किया, 4. एवरेज कितना आया, 1,80,000. सबको समझा. एनुअल रेम्यूनरेशन कितना दिया है, 36,000. कहां पे दिया, ये रहा, करेक्ट. वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिडक्ट करी, तो एवरेज प्रॉफिट्स कितना है अपना, 144 है कि नहीं है. अभी हमने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, नॉर्मल हमने 9 लाख इन्वेस्ट कर रखा है. एंड व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. मार्केट में 8% बनता है, वो रिस्क फ्री है, बट रिस्क लिया है उसका 3% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. ये सीए इंटर में आप एफएम में सीखेंगे ये कॉन्सेप्ट, कैसे ये रिटर्न का रेट निकालते हैं. तो 11%, 99,000 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए. हमने कितना बना है, 144, तो माइनस किया तो एक्स्ट्रा कितना मिला, 45 इंटू 6 years परचेज, 2,70,000. प्लीज बताइए सबको समझा. ये वाला ऐसा, ये एनुअल रेम्यूनरेशन वाला हमने किया हुआ है क्या, किया हुआ है. देखो मेरे को याद नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे को गैप हो गया पढ़ा के, तो मेरे को श्योर नहीं है. किया हुआ है, किया है ना, तो कोई चिंता की बात ही नहीं. ठीक है, मतलब सिमिलर सम ही किया हुआ है हमने, कोई दिक्कत नहीं है. सेकेंड में किसी को डाउट्स, पक्का आगे चलूं. ऑनलाइन वाले भी जागरूक हैं, समझ रहे हैं सबको. बढ़िया, आगे चलते हैं. ये है ना थर्ड सम. RNS are partners in a firm with a capital of 14 lakh and 12 lakh respectively. During the year ended on 31st March, firm earned a profit of 6,50,000. Assuming the normal rate of return is 20%, calculate goodwill by capitalization, super profit 6 years purchase और annuity method 15% for 6 years. ठीक है ना. तो देखिए पहले तो कौन सा मेथड है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस 6.5 लाख कमाता है वो, डिवाइड बाय 20%, तो कितना आ गया, 32,50,000. उसने कितना कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है, 14 + 12, हाँ है ना, 26 हो गया, नहीं हो गया. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, सबको समझा. कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है, आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस ढूंढते हैं, करेक्ट. जो कितना है 32,50,000 माइनस जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है. मतलब कोई और इतना कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करता, 32,50,000. तुमने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, 26, तो एक्स्ट्रा तुम्हारी गुडविल हो गई. समझे, है ना. सुपर प्रॉफिट मेथड से जाएं तो प्रॉफिट कितना है, 650, लेस करूंगा नॉर्मल प्रॉफिट. कोई और 26 लाख इन्वेस्ट करता तो कितना परसेंट कमाता, 20%, तो कितना आ गया, 5,20,000. मतलब हम कितना ओवर एंड अबव कमा रहे हैं, दैट इज आवर, इंटू 6 years करूंगा तो कितना आ जाएगा, 780, है ना. एन्युटी मेथड में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर, करेक्ट है ना. एन्युटी फैक्टर 15% फॉर 6 years. कैलसी लीजिए सब लोग हाथ में, पहले का सब मिटा दीजिए, मेमोरी भी क्लीन कर दीजिए, अगर है तो एम लिखा हुआ आ रहा है तो. 1 डिवाइड बाय 1.15, 1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू प्रेस कीजिए, फिर एम प्लस प्रेस कीजिए, और ये काम 6 बार कीजिए टोटल. इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, ऐसा 6 बार कीजिए. और एमआरसी प्रेस कीजिए. 3 पॉइंट आ गया, 7.8. कुछ कैलसीज में नहीं आया होगा, कैसियो वाले कैलसी में. उसमें कैसे करना रहेगा,
ते को हर बार डिवाइड करके नंबर डालना पड़ेगा। तो तू कर कैलसी पे 1 डिवाइड बाय 1.15 लिखा तूने, इक्वल टू m प्लस कर, फिर डिवाइड बाय 1.15, फिर m प्लस, फिर डिवाइड बाय 1.15 m प्लस, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि वो वाला तुम्हारे दोनों के में आया, कैसे आया फिर तुम्हारा सेम है इससे? ठीक है, सबको समझा ना? ये आ गया 492,037। 6 नहीं हो रहा ना? मैं आता हूं एक बार ये करवा के क्लास, फिर आता हूं तेरे पास। ठीक है, चलो चलें आगे। गाइस इसी के साथ हमारा गुडविल बी टॉपिक समाप्त। सब समझ रहे हैं अच्छे से? कुछ डिफिकल्टी? पक्का? अभी देखो नेक्स्ट टाइम की मेरे को 2 चीज करनी है अभी। एक तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए प्लानिंग करना चाहता हूं, और फिर 10-12 मिनट अगर किसी के कुछ डाउट्स रहेंगे या कुछ कोई स्पेसिफिक पार्ट बोलेगा सर ये टाइप का सब समझा दो, तो वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, प्लानिंग पर्सपेक्टिव से गाइज अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर में सब लोग स्क्रीन की तरफ देखते रहो यार, तो तुम भी इनपुट्स दे पाओगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर में कितने समय? 2 समय, और रिटायरमेंट और डेथ में 4 समय। ठीक है, 6 सम। ये थर्सडे के लिए आई थिंक एक एप्ट टारगेट होगा। थर्सडे मेरे हिसाब से अपन 2 घंटे में शायद तो ये भी नहीं कर पाएंगे, बट कर भी पाएंगे तो इससे आगे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे रिवीजन भी कराना पड़ेगा कुछ कुछ जर्नल एंट्रीज का। जैसे रिटायरमेंट डेथ में कोई बच्चा बोल देगा सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी करा दो, प्लीज। बट एक रिक्वेस्ट है, आपकी नोटबुक्स लेके आइएगा। और अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है कुछ कुछ जर्नल एंट्रीज हमने टेक्स्ट बुक में भी लिख दी हैं आपके नोट्स के। तो प्लीज थर्सडे देखो 2 ही घंटे का एक ही लेक्चर है आपको, और इसके बाद कहीं नहीं जाना है, घर ही जाना है। तो प्लीज थोड़ी बुक्स कैरी कीजिए। क्या बुक्स कैरी करनी है वो आपको बता देता हूँ। जब मैंने आपको सिखाया था तब जहाँ पे भी मैंने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ लिखाया हो वो नोटबुक्स, और वही टेक्स्ट बुक फॉर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ। टेक्स्ट बुक तो आई बिलीव एक ही है, 3rd सेट में था क्या वो? जिसमें भी हो 3rd 4th में वो लेके आइए, और सारी नोटबुक्स लेके आइए। आपको ही रिवीजन में आसानी होगी कि अपन क्या एक बार घुमा के देख लेंगे। जैसे आज मैंने आके क्या किया, ये पहला वाला टॉपिक घुमा के देखा तो मुझे समझा उसमें एंट्रीज का इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो मैंने सीधा सम के साथ स्टार्ट किया। तो प्लीज ये चीज कीजिएगा। ठीक है, वी विल डू एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑन थर्सडे। सैटरडे वी विल डू डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो 5 सम है। अगर थर्सडे को कुछ एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में से रह जाता है तो वो वाला पार्ट और डिसोल्यूशन हम करेंगे सैटरडे। ठीक है, अगर सैटरडे मेरा डिसोल्यूशन खत्म भी हो जाए तो मेरे पास टाइम भी बच जाता है, जो मेरे को लग रहा है प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी कम है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है सैटरडे डिसोल्यूशन में से भी थोड़ा रह जाएगा। बट अगर हो जाता है तो मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर्स का रिवीजन स्टार्ट करवा दूंगा। अब इश्यू ऑफ शेयर्स का रिवीजन मैं बहुत क्विक लूंगा, क्योंकि मैंने अभी 12th के लिए कराया था। इनफैक्ट मैं तो रिकमेंड करूंगा, मैं उसका वीडियो है वो ग्रुप पे, 12th के रिवीजन लेक्चर्स का वीडियो होगा। तो इश्यू ऑफ शेयर्स की सारी एंट्रीज मैंने कराई थी 2000 क्लास में, मेरे को अच्छे से याद है। नहीं, सारी 100% एडजस्टमेंट्स या जो टाइप ऑफ वेरिएशंस आते हैं वो मैंने कराए हैं शॉर्ट में। पूरी थियरी इकट्ठा वंस शॉर्ट में है ऑफ 12th वाला पार्ट। तो वो बेनिफिट है कि वो वीडियो एक बार देख के आओगे अगले वीक के लेक्चर के लिए, तो वो अपना पेस थोड़ा बेटर रहेगा सम्स में, है ना? ठीक है, तो अभी आपको थर्सडे सैटरडे का काम समझ गया है। कॉम्प्लिकेशन आएगा जब अपन यहां पे पहुंचेंगे। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जब मेरा इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स हो जाएगा ना, तो मैं इनफैक्ट क्लासेस वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को थोड़ा गैप दे, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैं चाहूंगा गैप गैप में हो थोड़ा लेक्चर, क्योंकि इसके लिए आपको सिर्फ थियरी रिवाइज करके नहीं आना पड़ेगा। मैं तो रिकमेंड करूंगा पूरा चैप्टर सॉल्व ही करके आओ पूरा। जो मैंने ये 3 टॉपिक्स का भी वीडियोस अपलोड हो गई हैं, ऐसा मुझे बच्चों ने इन्फॉर्म किया है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस एंड राइट्स इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसके लिए मेरा एक तहे दिल से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सारा का सारा वीडियोस
जो मैंने फर्स्ट, अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मैं कॉन्फिडेंट हूं मैं सीधा सम्स करूंगा, वो उसका कॉल है। जिस बच्चे को 10% भी डाउट है ना, पूरी वीडियोस देखिए, 2x पे देखिए, है ना, 1.5x पे देखिए। 1.5x पे इन तीनों चैप्टर का मिला के मेरे हिसाब से 20-22 घंटे से ज्यादा का वीडियो नहीं होगा तीनों का मिला के। 1.5x पे किया तो 12-13 घंटे तो वैसे ही हो गया, प्लस उसमें भी तुमको हर सम नहीं देखना होगा, कुछ सम्स तुम स्किप कर पाओगे या वैसा। और मेरे लेक्चर्स में तो काफ़ी बार अगर 20 घंटे के वीडियोस हैं तो वो होंगे ही 12-13 के, क्योंकि कितने बार तो मैंने आपको करने के लिए टाइम दिया होगा। तो बहुत सारी चीज़ें स्किप करके, ये 10 घंटे से ज़्यादा का एफर्ट नहीं है, बट वो किए बिना अगर तुम क्लास में आते हो ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ये 3 टॉपिक के लिए मैं एकदम जेन्युइनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करना। तो जब भी लेक्चर होगा अपन एडवांस प्लानिंग तो करते रहेंगे, आप ये तीनों के पूरे ही वीडियोस देख के आइएगा। क्लियर है, समझ गया सबको? ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर द कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव टुडे। किसी को कुछ डाउट्स हैं या कुछ पार्ट है जो बोलना चाहते हैं कि सर रिविजिट करवा दीजिए, तो मैं करवा देता हूँ, बोलिए। क्या उसका सोल्यूशन का पीडीएफ मैंने अपलोड नहीं किया है? या तो रुक मैं कर ही देता हूँ, 1 मिनट दे, लेट मी ट्राई। मेरे पास है क्या वो इसमें? नहीं यार, वो पीडीएफ मेरे पास है नहीं सोल्यूशन का। मैं देखो थर्सडे के लेक्चर में वो करवा देता हूँ, आई विल गेट दैट पीडीएफ, और वो मैं थर्सडे में करवा देता हूँ पक्का से। अभी पूरा बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम उससे पूरा गो थ्रू कर लेंगे। इनफैक्ट वो उसमें जो हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉप वाला एडजस्टमेंट है वो अपने टेक्स्ट बुक का सम है वैसे। वी हैव डन दैट इन क्लासेस, दिस इज नॉट न्यू दैट वी हैव डन, बट कंसिडरिंग इट इज अ गुड सम एंड इंपॉर्टेंट सम, वी विल रिविजिट इट। ओके, है क्लासेस की बुक से वो, बट अपन कर लेंगे वापस। और बोलिए। कैसे भी आ सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। एक पेपर देखे एक आध, मतलब मैं ये सीए फाउंडेशन का, एक सेकेंड, ग्रुप पे भेजता हूं मैं, CAFC अकाउंट्स। एक सेकेंड ना, मैं डाउनलोड ही कर रहा हूँ। ये नए वाले के पेपर्स नहीं आए हैं क्या अभी तक वेबसाइट पे? आ गए हैं? किसी के पास है क्या? मेरे को मिल नहीं रहा है। हाँ रुको, मिला, फाउंडेशन कोर्स क्वेश्चन पेपर्स जून 2024 अकाउंट्स। आंसर्स पर्सपेक्टिव से अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, मैंने ग्रुप पे भेजा एक पेपर जस्ट टू सी के पेपर कैसा आता है। मैंने पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कराया, खोलो एक बार वो पीडीएफ सब लोग। ये जून 2024 का पेपर था, तो आई बिलीव ये आपके पैटर्न का पहला पेपर था, ठीक है ना? ये नया जो पैटर्न है इसका फर्स्ट पेपर था ये। तो देखो तुम्हारा 100 मार्क का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। तो देखो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन 1 ऊपर अगर आप पढ़ोगे तो क्या है, क्वेश्चन 1 कंपलसरी है और नीचे 5 में से कोई भी 4 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स आ गया, कितने 12 मार्क का देख रहे हो। जो मैं बोलता हूं ना पेपर में टाइम बचता है, यहां सब पे बच सकता है कि नहीं बच सकता है। फिर आपको बी पार्ट में आ गया, आपको थियरी कॉन्सेप्ट्स आ गए 4 मार्क के, है ना। फिर सी पार्ट में आपको जर्नल एंट्रीज आ गई फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ काजल, 4 मार्क। तो ये 20 मार्क हो गया कि नहीं हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क कंपलसरी हो गया, समझ रहे हो?
इसमें थियरी भी तुम अवॉइड नहीं कर सकते। 4 मार्क की थियरी तो उस 20 में से आ ही जाएगी, 4 से 6 या 8 मार्क की थियरी आ ही जाएगी, समझ रहे हो। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ 5 क्वेश्चन में से अपने को कितने करने हैं, 4। तो अभी देखो सेकेंड क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या है, सस्पेंस अकाउंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, 12 मार्क। देखा क्या आपने? अरे हाँ या ना? सर्वेश कुमार है, देख रहे हो उसमें? पेपर में देख के हंसने लग जाओगे, सर्वेश सर। चलो ठीक है, मैं इतना सिखाते थे, खुद नहीं एरर कर दी। तो ये वाला हो गया यार, मेरा ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली होता है। बी पार्ट में अगर देखोगे तो मशीनरी अकाउंट है और बहुत इजी सा नजर आ रहा है, करेक्ट। तो मैं तो कहूंगा ये एक क्वेश्चन तो मेरा कंफर्म हो गया जो मैं करूंगा, नल्ले टॉपिक्स में से जो मैं बोलता हूं 20 मार्क का है, ठीक है। पार्डन दी लैंग्वेज बट यस। क्वेश्चन 3 में अगर आप देखोगे तो अभी उसने एनपीओ दिया है 12 मार्क का। वापस से एनपीओ रिलेटिवली इजी सम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला नहीं है ना। और उसके बाद है 8 मार्क का, क्या है ये, डिसोल्यूशन है। हाँ मैं समझ ही नहीं रहा था, नीचे रियलाइजेशन पढ़ा तो समझा। देख रहे हैं सब लोग? सॉरी यार, मैंने ये लैपटॉप में डाउनलोड नहीं करा है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फोन से गो थ्रू कर रहा हूँ। ऑनलाइन वालों को भी पीडीएफ मिल गया है ना कहीं, सब देख रहे हैं ना? सॉरी, मैं इस पे अभी ट्रांसफर करने में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। तो यार ये सेकेंड क्वेश्चन भी मैं तो मानता हूं अपन, मतलब थर्ड क्वेश्चन, दिस वुड ऑल्सो बी वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी वुड सिलेक्ट, राइट। आगे चलते हैं, फोर्थ वाले में पहला पार्ट एडमिशन है 12 मार्क, और बी पार्ट क्या है, नहीं फाइनल अकाउंट्स है ना। और देखो ना कितनी सी लाइन आइटम्स दी हुई है उसने, बट ये थोड़ा अलग पैटर्न का समय देखोगे तो उसने कैश बुक दिया हुआ है और बैलेंस शीट दिया हुआ है, करेक्ट। आपको सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाना है, बट इंफॉर्मेशन आपके पास काफी सारा है, ठीक है। मतलब वो एनपीओ वाले पैटर्न में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक तरीके से, है ना। ओपनिंग बैलेंस शीट दी होगी आपको और रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया होगा। ये वाला जो था ना अभी फोर्थ क्वेश्चन, ये शायद मैं सिलेक्ट नहीं करता अगर मैं फाइनल अकाउंट्स के साथ इस वाले पैटर्न में कंफर्टेबल नहीं होता तो मैं क्या करता, 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 एक बार के लिए क्या करता, स्किप। अब मैं जाता फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में पहला पार्ट 5 मार्क का क्या है, इन्वेंट्री की वैल्यू ये कर सकते हो आप, और फिर बी में भी कोई एक पार्ट करना है। ऑप्शन में ऑप्शन या तो पहले, अरे एक्साइटेड मत हो, रुको रे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना नल्ला, 15 मार्क के लिए, अच्छा 5 मार्क के लिए, ओके, या 5 मार्क के लिए बीआरएस, तो उसमें से 2 जो तुम्हारा चॉइस हो वो कर दो। फिर सी वाला 10 मार्क के लिए क्या है, जर्नल एंट्रीज है फॉर इशू ऑफ शेयर्स, कर सकते हैं ये भी इजी। तो ये वाला मैं कर लेता। अभी तक मैंने क्या किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, 5 किया। अब मैं चाहता हूं 6 पे, अभी भगवान करे 6 ही क्लिक हो जाए, क्योंकि 4 तो मैं एक बार छोड़ के आगे बढ़ा। 6 में मैंने क्या किया, 15 मार्क का क्या है, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मतलब। तो 15 मार्क और ये 5 मार्क थियरी। तो देखो अब तुम्हारे माइंड में देखो कैसा है, एग्जाम में अगर मैं एज अ स्टूडेंट बैठा हूं तो मेरे को अभी 4 और 6 में डिसाइड करना है, ठीक है। 6 में अगर मैं बात करूं तो 5 मार्क की एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स है। अपनी थियरी इतनी खराब है, मैं खुद के एडवांटेजेस भी नहीं बता सकता, ऐसा मान के चल रहा हूं मैं कि थियरी खराब है अपनी, ठीक है। थियरी पे मैं जानता हूं बच्चे एफर्ट नहीं डालते हो, थियरी पे कोई क्लासेस वाला नहीं सिखा सकता है, मतलब भैया वो बहुत स्पून फीडिंग हो जाएगा। तुम बोलोगे ना सर थियरी कराओ, आई कैन डू इट बट इट इज स्पून फीडिंग, आप आगे कैसे करोगे सीए में। तो 5 मार्क मेरे को लग रहा है इसमें से तो 2 मिलेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स वाला भी डिपेंड्स आपका वो चैप्टर कैसा है, वरना 15 में से 10-12 का तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपको ये समझ गया, आप ये 20 मार्क का लिखते हो तो आप 12 से 14 मार्क ला सकते हो, मैक्सिमम 17 ला सकते हो इधर, अगर आपका सम पूरा सही हो जाए। सम में सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछा है, बैलेंस शीट भी पूछा है,
तो एक वो आराम हो गया कि बैलेंस शीट नहीं है और इग्नोर डेट कॉलम भी बोला है। नोट्स पूछा है? अच्छा, नहीं नहीं तो बनाना ही पड़ेगा ना, रेलेवेंट टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बनाना ही पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, तो अभी ये है। और फोर्थ क्वेश्चन में अगर मैं जाता हूं तो देखो, फोर्थ में मुझे ये तो कॉन्फिडेंस है कि नहीं है कि मैं ए पार्ट अच्छे से कर लूंगा गाइस। फोर्थ वाले में ए पार्ट मतलब 12 मार्क गारंटीड आएगा। दूसरा ट्रेडिंग पीएनएल वाला, अब ट्रेडिंग पीएनएल में भी तुमको पता है 3-4 मार्क तो मिल ही जाएगा। तो अब फोर्थ और सिक्स्थ में तुम्हारे मन में दुविधा रहेगी, तुमको जो जमे वो करो, डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑल्सो गाइज। अरे भाई तुम लोग को नहीं इंटरेस्ट है तो तुम बाहर चले जाओ। तो किसी ने तो बात किया, आई डोंट केयर, जवाब मत दे, जवाब मत दे, ऐसा बोल दे, ठीक है प्लीज। नहीं इंटरेस्ट आप चले जाइए। मैं किसी को फोर्स किया बैठने को? किसी भी बच्चे को आज तक मैंने कॉल किया, मैसेज किया प्लीज क्लास आइए? नहीं। तो यहाँ पे ये है सवाल आपके मन में होता फोर्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन में। आगे जैसे मेरे पास अभी आधा घंटा बचा है, देखो अभी इसमें भी कैसे होता है, मेरे पास आधा घंटा बचा है। फोर्थ में क्या है ना, 2 क्वेश्चन पूरे करने पड़ेंगे। सिक्स्थ में क्वेश्चन एक है और एक थियरी है, जैसे भी लिख दो। तो अगर कम टाइम बचा है तो सिक्स्थ कर लो, टाइम सफिशिएंट है और तुमको पता है कि फोर्थ में दोनों प्रैक्टिकल है तो फोर्थ कर लो। हाँ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो थोड़ा सा प्लानिंग लगेगा एग्जाम में उस चीज के लिए, बट इसमें ना पहले से ही वो सोच में मत डूब जाना। मैं हमेशा रेकमेंड क्या करता हूं, क्वेश्चन 1 तो करना ही है, झक मरा के कर दो। क्वेश्चन 2 पे आए, क्वेश्चन 2 जम रहा है दोनों पार्ट, हाँ तो कर ही दो। 3 दोनों पार्ट जम रहा है, हाँ कर दो। जहां पे कभी एक सवाल आएगा ना ये वाला पार्ट नहीं जम रहा है, तो ही उसको छोड़ के फिर आगे बढ़ो। फिर देखो कितने ऐसे क्वेश्चंस है नहीं जम रहे, हो सकता है 3 क्वेश्चंस में भी नहीं जम रहा, 5 में से ऐसा हो गया कि 2 तुमको बहुत अच्छे से आ गए। अभी 3 क्वेश्चन में तीनों जगह 8-8 मार्क का नहीं आता है, हो सकता है ऐसा। दिस इज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी, समझ रहे हो? कोई बात नहीं, पहले जो ज्यादा कंफर्टेबल है, फिर उसमें से कहां पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है वहां से स्टार्ट करो। 12-12 मार्क वाले जो आते हैं वो तो करो और वैसे करके करो। वापस से बोलो 100 मार्क्स लिखना जरूरी नहीं है, कोशिश करना यस यू राइट एंटायर 100 मार्क्स, अकाउंट्स में तो वेरी मच पॉसिबल, बट जो आता है वो पूरा तुम्हारे पेपर में होना चाहिए एटलीस्ट। दिस इज द बेयर मिनिमम दैट शुड हैपन। समझ रहे हो कि नहीं समझ? एम आई मेकिंग सेंस? हाँ हाँ दोनों के, हाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन भी आ गया होगा बेटा ऑनलाइन, वो एक बार डाउनलोड कर लेना आप लोग और देखोगे तो तुमको थोड़ा उससे भी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये एक पेपर देखना थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो। वैसे एकदम इजी देखे तो कितने मार्क्स का था पता है? ट्रू और फॉल्स 12 मार्क को मैं इजी मानूंगा, जर्नल 4 मार्क इजी मानूंगा 16, फिर रेक्टिफिकेशन 12 मार्क इजी 28 और 8 मार्क का डेप्रिसिएशन इजी। अरे यार अभी वापस वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 36 मार्क्स का एकदम इजी था, मैं एनपीओ को एकदम इजी में नहीं गिन रहा हूं। फिर इन्वेंट्रीज को मैं 5 मार्क इजी में गिनूंगा, 36 41, मैन्युफैक्चरिंग 46 या बीआरएस जो भी आएगा उसके बदले आप करोगे 46, मतलब 46 मार्क्स का आधा पेपर ऑलमोस्ट छोटे टॉपिक्स में से। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? और फिर 4-6 मार्क का थियरी मिलाओगे तो वही 50 मार्क हो जाएगा। फिर 50 मार्क है एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन, एडमिशन, ये सब पे से। तुम समझ रहे हो पेपर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? छोटे टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव्स 50 मार्क, बड़े टॉपिक्स 50 मार्क। ठीक है, 70-75 बहुत इजीली ला सकते हो अगर पेपर मिड टू इजी लेवल का रहा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा तो आई स्टिल फील 50 to 70 की रेंज तो बहुत इजीली आ सकते। 50 से कम तो अकाउंट्स में आना ही नहीं चाहिए। अकाउंट शुड बी द वन सब्जेक्ट जो तुमको बाकी सब्जेक्ट्स में वर्स्ट केस में कुछ कमी पड़ जाती है ना तो सेट ऑफ के काम है। अकाउंट्स के लिए सेट ऑफ लेना पड़े वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो? पर ठीक है, वट एवर विल हैपन विद एवरी स्टूडेंट। बहुत टफ रहा तो सबके लिए टफ रहेगा, घबराना मत पेपर। ठीक है, चलिए गाइस, दैट्स इट फॉर द डे, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।